हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज एक और छोटा सा सरप्राइज हमने यार वेबसाइट लॉन्च कर दी है और उस पे चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, सारे यूट्यूब चैनल्स का कंटेंट अब आ रहा होगा। थोड़ी प्यारी सी सिंपल सी हमने बनाई है, आपको आई होप इंटरफेस पसंद आए। साथ में हमने यार एक स्टडी टूल बनाया जिसमें पीरियोडिक टेबल होंगे और एलिमेंट्स जो होंगे वो आपको एनिमेटेड दिख रहे होंगे। जाके चेकआउट जरूर करें, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट डाल दी हैं। बाकी हज़ारों वीडियो हैं यार, तो अगले 2-3 दिनों में सारी की सारी जितने भी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट थी आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दिखेंगी कि 10th का ये, 12th का ये, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये, जेई के ये, अभी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे सारे डाल दिया। आज एक और प्यारी चीज लेके आए हैं, केमिस्ट्री के जो हमारे फैजल सर हैं, 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और इतनी सारी रैंक निकाल रखी है, रैंक 19 आप ये सारी देख सकते हैं। पेस में पढ़ा चुके हैं, रेजोनेंस में पढ़ा चुके हैं और भी इंस्टीट्यूट्स में। जितने भी फैकल्टीज हैं लगभग सबके पास 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा। अंडर 20 उन्होंने यार रैंक निकाल रखी होंगी और रैंक यार बच्चा निकालता है, उसके पेरेंट्स निकालते हैं। ये वो टीचर हैं जो साथ में आपके उतनी ही एनर्जी लगा रहे होंगे एक बेहतरीन रिजल्ट के लिए। बहुत ही एक्सपेंसिव फैकल्टीज हैं यार ये, जिन्हें अब हम साथ में जोड़ पाए हैं एक बड़े मिशन के साथ। और आज यार इन सर का आपको इंट्रोडक्शन प्लस एक छोटा डेमो लेक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा। मेरा मेन तो यार प्लान ये था कि अपनी कक्षा जेई चैनल हम लॉन्च करें और वहीं पे आपको सारे ये चारों टीचर दिखाएं। मैथ्स में जो टीचर है उन्होंने रैंक 1 को भी पढ़ाया है, 4 को पढ़ाया है, तो बहुत शानदार हैं। फिजिक्स में जो आपके टीचर्स हैं 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, रैंक 9 को पढ़ाया है। और सिर्फ कोटा के टीचर्स नहीं यार, देखो कोटा में तो आज के दिन 4-5 हज़ार टीचर्स हैं और सारे टीचर बहुत बेहतरीन हैं। ये वो फैकल्टीज हैं जिन्होंने कोटा में तो पढ़ाया ही है, वहां पे एक अच्छी पोजीशन में पहुंचे, उसके बाद किसी और इंस्टीट्यूट में गए, एचओडी वगैरह बन गए। और वो दूसरे इंस्टीट्यूट भी वो हैं जो कि दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे सिटी के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। तो कभी भी आपको यूं नहीं सोचना पड़ेगा कि यार फैकल्टीज कहीं कमी तो नहीं है। फैकल्टीज तो आपका एडवांटेज का यहाँ पे काम करेंगी। ये टीचर हैं, ऑफलाइन में तो यार इन्होंने हुकूमत कर रखी थी, अब ऑनलाइन में ये आए हैं आप सभी लोगों के लिए। और बाकी जो टीचर्स हैं यार, चाहे फिजिक्स के हो गए चाहे मैथमेटिक्स के हो गए, उन्हें यार अपनी कक्षा जेई पे मैं दिखाना चाहता था। कुछ बच्चों का था भैया एटलीस्ट एक टीचर तो दिखा दो, कैसा है, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो आप उन्हें यार यहाँ पे देख सकते हैं। अपनी कक्षा जेई चैनल जो है वो भी 2-3 दिन के अंदर आ रहा होगा। और प्लानिंग यार इस प्रकार से किया, अभी तक आपको पूरा ऑफिस नहीं दिखाया गया था। एक और सेक्शन है काफ़ी बड़ा, वो यार यहाँ पे है और नए स्टूडियोज़ बनाए जा रहे हैं। हम लेवल ही अप करना चाहते हैं। जो यार आपको चीज़ बोली गई थी कि पहले अगर 2 चीज़ें फ्री थी तो अब आने वाले टाइम में 10 चीज़ें फ्री होंगी, सिर्फ चैनल ही ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। अब यार हम और प्रीमियम कंटेंट दे पाएंगे। तो यहाँ पे अभी थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा, लाइट वाइट नहीं जली हैं, पर यहाँ एक और न्यू टाइप के हम स्टूडियोज़ बना रहे हैं। क्या होगा उनमें एडिट फीचर वो अभी नहीं बताऊँगा, वो सीधा दिखाऊँगा। तो अभी के लिए 2 चीज़ें, आप ये सर का वीडियो देखें और वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। एंड थैंक यू यार अपना प्यार दिखाने के लिए। हम पहले ही दिन करीबन 1 लाख डाउनलोड यार अब क्रॉस कर चुके हैं। एंड लव यू ऑल। हेलो बच्चों, सबका स्वागत है। हमारी जो ये क्लास हो रही है, इस क्लास में एक ज़बरदस्त चीज़ करने की कोशिश करेंगे। देखो बीच बीच में और भी हम बातें करेंगे, कुछ इस चीज़ से रिलेटेड भी बातें होनी चाहिए कि सर ऐसा है, इस केमिस्ट्री को लेकर बड़ा दिमाग ख़राब रहता है, तमाम बातें इसमें याद करने की रहती हैं, इतनी सारी बातें याद करनी कि सर याद कैसे करेंगे। तो मेरा एक सजेशन है, देखिए ऐसा है, याद तो करना ही है ना, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि याद तो फिजिक्स में भी करना है, याद तो मैथ्स में भी करना है। तुम लोग मैथ्स की तैयारी करते हो, तुम लोग सब 12th पास स्टूडेंट्स हो, तुम लोग को इस बात का आइडिया है कि बिना फॉर्मूले याद किए, अब बिना फिजिक्स के फॉर्मूले याद किए या मैथ्स के फॉर्मूले याद किए आप सवाल तो नहीं लगा सकते। अब ऐसे में अगर कोई केमिस्ट्री का मास्टर आपसे ये बोले कि यार बेटा ऐसा है, इस केमिस्ट्री के इस चैप्टर में ये 2-4 चीजें हैं, इन्हें याद कर लेना, तो ये मान के कर लेना यार कि जिस तरह से फिजिक्स और मैथ्स में फॉर्मूले याद किया करते थे, उसी तरह से केमिस्ट्री में कुछ बातें याद करनी। हाँ, हमारे भी कुछ फॉर्मूले होंगे, कुछ बातें भी होंगी ऐसी जो ध्यान रखनी चाहिए। देखिए एक चीज है, मेरा हर बच्चे से कहना एक चीज जरूर होता है, पढ़ना तो है ना, और पढ़ते सब हैं। जरूरी यह है कि पढ़ पढ़ कर उसको दोहराना, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी सुनाता हूं आपको। अब मुझे राजा का नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैंने बहुत पहले मुझे किसी मेरे टीचर ने बताई थी कि एक राजा हुआ करते थे, उनका राजपाट छिन जाता है। तो उनके सामने एक संत साहब आते हैं, उन्होंने कहा कि भाई बेटा ऐसा है, तुम आज सुबह सूरज उगते ही दौड़ना शुरू कर देना और जहां तक दौड़ के सूरज छिपने तक लौट आओ, तो जितनी जमीन तुम कवर करोगे वो तुम्हारी। राजा कहता है यार इससे अच्छा तो मौका ही नहीं, यहां खून बहाते थे, लड़ाई करते थे राजपाट के लिए, ये तो बड़ा आसान तरीका दे दिया गया।
इससे अच्छा तो कोई तरीका ही नहीं, दौड़ते जाएंगे, जितनी जमीन कवर करेंगे वो सारी जमीन हमारी। लेकिन उसने कंडीशन बहुत क्लियर रखी। उसने सिर्फ भागने के लिए नहीं कहा है कि दौड़ो दौड़ो, जितना दूर दौड़ जाओ मजा आ जाएगा, ना ना ना। उसने ये कहा है कि दौड़िए 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 और सूरज छिपने तक वापस आ जाइए, बस जहां से चले। इस दौरान जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल की 2 बार, ये आपकी। राजा कहता है यार इससे अच्छा मौका नहीं, मार इस बार लगा देंगे, खूब लंबी जमीन ले लेंगे, बड़ा राजपाट बनाएंगे। अब राजा जो है इस लालच में जो है सुबह उठते ही जैसे ही सूरज निकलता है उस संत के सामने कहता है सर अब मैं शुरू होने जा रहा हूं, दौड़ता हूं। अब उसे दौड़ना शुरू कर देता है। अब उसके दिमाग में एक लालच आती है, थोड़ा और दौड़ लेता हूं, थोड़ा और दौड़ लेता हूं, थोड़ा और दौड़ लेता हूं, जितना दौड़ूंगा वो सारी जमीन मेरी। इस लालच के चक्कर में जब वो वापस आने लगता है तो सूरज वापस आने से पहले ही छिप जाता है। हालांकि काफी जमीन वो कवर कर चुका होता है, लेकिन फिर भी सूरज छिप जाता है। अब सूरज जब छिप जाता है तो संत उससे ये कहता है कि मैंने तुमसे कहा था सूरज छिपने तक यहां पहुंच जाना। तुमने काफी डिस्टेंस ट्रैवल तो किया है वापस, लेकिन तुम वहां तक नहीं पहुंच पाए जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब ऐसे में आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जमीन वो नहीं है तुम्हारी जिसको तुमने एक बार चला है, जमीन वो तुम्हारी है जिसको तुमने 2 बार ट्रैवल किया। एंड दूसरी बार ट्रैवल करना इज रिवीजन, उसे दोहराना कहते हैं। यानी एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक, बहुत सब करते हैं। लेकिन जब इम्तिहान में सवाल आता है और जब वो क्वेश्चन पूछता है भाई साहब ये बताइए फॉर्मूला कौन सा लगना है, और आप ये सोचने बैठते हैं यार करा तो था, कुछ बताया तो था सर ने, याद नहीं आ रहा है, बस आप समझ लीजिए आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। आपसे अच्छा समझदार तो वो बच्चा है जो सवाल देख के कहेगा अरे यार ये तो कभी सुना ही नहीं, छोड़ो कैंसिल। वो नहीं परेशान होगा, वो भी परेशान नहीं होगा जो ये कहेगा अरे ये तो बड़ा आसान सवाल खड़ा, वो भी परेशान नहीं। आप सोचिए सबसे ज्यादा परेशान आप, उस बच्चे से भी ज्यादा परेशान आप जिसने कुछ नहीं पढ़ा है। यानी मैं आपसे, क्योंकि हम आगे अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग मिलेंगे, बातचीत होगी, दुनिया भर की चीजें सीखनी है, दुनिया भर की चीजें 0 लेवल से पढ़नी है, दूर तक जाना है। अब ऐसे में अगर मैं आज ही तुम्हें यह ना बताऊं कि भाई ऐसा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, इनमें किस तरह से कम शुरू करें और किस तरह से उसका रिवीजन भी करें ताकि वो चीज हमारी हो जाए। इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना यार, समझ लो बात को। इसमें ये सिर्फ नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, यार ये भी तो जरूरी है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप याद भी तो रखें, आप सवालों को उन जो भी नए सवाल आएंगे उसको सॉल्व तो कर पाएं, आप उस कॉन्सेप्ट का जो आपने सीखा है उसको अप्लाई तो कर पाएं। सिर्फ समझ में आया वाह गुरुजी ने क्या पढ़ाया मजा आ गया, अरे तो गुरुजी को पेपर थोड़ी ना देना यार, पेपर तो तुम्हें देना है। गुरुजी को तो बहुत आता है, सपोज मान लेते हैं गुरुजी ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा, लेकिन हमने क्या सीखा, उसको सीखने के बाद क्या हमने रिटेन किया? अगर रिटेन नहीं किया तो सब बेकार हो गया, आपको चाहे जिसने जो पढ़ाया उससे कोई फायदा नहीं। 19-20 साल हो गए ये काम करते हुए, बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चों को देखा है, अच्छे भी थे, बहुत अच्छे भी थे, खराब भी थे, कम मेहनत करते थे। खराब इन द सेंस, फिर वही है, दिमाग में बिल्कुल मत रखना बुद्धि कम, ना ना, बुद्धि किसी की कम नहीं होती। आज 4 साल 5 साल के बच्चे को आप बातचीत में हरा नहीं सकते, बुद्धि की तो बात ही मत करिए। आप मेहनत नहीं करते, तमाम बातें समझाने के बाद भी मेहनत नहीं करते, लास्ट में आते हैं रोते हुए, गुरुजी यार सर जी गड़बड़ हो गई। तुमसे मेरा, क्योंकि अभी हम पहली बार जुड़ रहे हैं, अभी शुरुआत है, तो अगर अभी से कुछ अपनी बुरी आदतें कम की जाएं और उसके बाद दौड़ा जाए, तो मैं बता रहा हूं कि अगर हम लोग ने मिलजुल की कोशिश की तो ये सपना जो तुम्हारे माँ बाप का सपना है उसको पूरा हम 3 लोग मिलकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक मैं, हमारे टीचर्स, एक तुम और तुम्हारे पेरेंट्स। इन तीनों में एक चीज दिक्कत यह है कि पेपर तुम्हें देना है, समझना तुम्हें है, याद तुम्हें रखना है, अप्लाई तुम्हें करना है, रिजल्ट भी तुम्हारा ही आने वाला है। इसमें 2 लोग जो हैं वो सिर्फ तुम्हें सपोर्ट के लिए दिए गए। हम तुम्हें यह बता देंगे कि भाई ये चीजें पढ़ लो। माँ बाप तुम्हारे लिए पढ़ाई का एक इंतजाम कर देंगे, जितना उनकी हैसियत होगी उस हिसाब से वो तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम कर देंगे। सब कुछ करने कराने के बाद मेहनत आपकी। अगर जान लगा दी, बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं मैंने इतने सारे बच्चे देखे, इतने सारे देखे जिनका बहुत अरे सर हमें शायद देखा जाएगा, लेकिन रिजल्ट खराब। और ऐसे भी बच्चे देखे जो चुपचाप लगे रहते सिलेक्ट हो गए। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, जम के मेहनत करनी, जम के सब कुछ छोड़ना है, बस ये समझ लो। इस बात का अगर तुमने ध्यान रख लिया कि सर आपने जैसा कहा वैसे करेंगे, आप अगर ये कहते हैं रात भर पढ़ के सुबह आ जाना क्योंकि ये काम दिया गया है, ये काम किए बिना शक्ल मत दिखाना, सर हम शक्ल नहीं दिखाएंगे, रात भर पढ़ के आएंगे आप। अगर हमारा इतना कहना तुमने मान लिया, यार तपस्या करोगे तो ही तो फल मिलेगा।
ये कोई ऐसा तो एग्जाम है नहीं कि अपना खेल खेल में अपना सेलेक्ट हो गया, अरे सर हमने यार 19 निकाली, 20 निकाली, मजा आ गया ना यार। इसमें बहुत लोग दौड़ रहे हैं, बहुत मेहनत चल रही, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। आप पीछे रह जाएंगे, अगर मेहनत में ही पीछे रह गए तो रिजल्ट कहीं नहीं आने वाला। आप लाख समझदार हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये खेल सिर्फ मेहनत का खेल। इसमें आप क्या हैं, कहां से हैं, कितना पढ़ले पढ़ा है आपने, कुछ मैटर नहीं करेगा। ये 1 साल मिलेगा, 8-9 महीने का खेल है। इस 8-9 महीने में बैंड बजानी है। जिसने जितना पढ़ा है पढ़े रहने दो, हम इस 8 महीने में वो सब कुछ बराबर करके दिखा देंगे। तो भाई इन सब बातों के साथ, हालांकि हम इस तरह की बातें क्लास में भी करते रहेंगे, बच्चों को तमाम परेशानियां होती हैं, बड़ा परेशान रहता है और दुनिया भर की चीज़ें लगी रहती हैं, एग्जाम्स हैं, टेस्ट है, तो वो जगह जगह बीच बीच में थोड़ा सा डिमोटिवेटेड होता है। टीचर्स और उनके पेरेंट्स का काम है सर पे ऐसे हल्का सा हाथ फेर देते हैं, बच्चा फिर से भागना शुरू कर देता है। आज की जो क्लास है इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ कर दूं मैं आपको, जरा सा संक्षेप में कुछ 2-1 बातें बताऊं। हम लोग आज की क्लास में जो मेरी अपनी सोच है मैं बता रहा हूं आपको, ये कोई ऐसी क्लास तो नहीं है कि जिसमें हम कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तुम खुद जानते हो, छोटी सी एक डेमो क्लास है, छोटी सी बातचीत है हमारी तुम्हारी, इसमें कोई चैप्टर तो कवर नहीं किया जा सकता और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा हमसे ये उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए कि सर ये क्या बात होती है, आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है। तुम जानते हो इस बात को, हम आपस में सिर्फ बात के लिए आए हैं। फिर भी कोशिश मेरी ये रहेगी, या मैंने जो सोचा है वो ये, क्योंकि तुम सब 12th पास स्टूडेंट हो, तो मेरा दिमाग ये कह रहा है कि हम एटलीस्ट एक पुराना कोई चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर जो तुम्हें लगता हो, मैं चैप्टर का नाम लूंगा, तुमको अरे मास्टर जी ये तो बिल्कुल वही चैप्टर, यही तो आता है, बाकी तो कुछ आता ही नहीं, हम उसी चैप्टर का नाम लेने जा रहे हैं। उसी के बारे में 1-2 बातें, ऐसे ही कुछ हल्की फुल्की बातें जिसमें तकलीफ होती, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने इस चैप्टर का नाम भी रखा है। तुम ऑब्वियस है सर, आप चैप्टर का नाम कैसे रख सकते हैं, चैप्टर का नाम तो बचपन से पहले से पढ़ा हुआ है, आपने क्या कमाल कर दिया। मैंने इस चैप्टर का नाम अपने हिसाब से रखा है। मैं इस चैप्टर का नाम तुम्हें बताऊं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। आसान चैप्टर है, 11th में पढ़ाया जाता है, बच्चा जोश में भी रहता है, पहला दूसरा चैप्टर मिल जाता है, सीख भी जाता है, वो कहता है यार यही चैप्टर आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुम्हें इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का नया नाम बताता हूं जो मैंने रखा है। पता नहीं तुमने वो महसूस की है कि नहीं, लेकिन ये नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर के 4 दर्द है इस चैप्टर में। मैं बताऊं क्या, और मेरी इस बात से सब लोग एग्री करेंगे, सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सर आपने ये तो सही कहा कि चैप्टर इजी है, मान लिया सर, हमने ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे महसूस नहीं हुई, मैं मानता हूं सर, लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है। हालांकि बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, अगर वक्त हो सवाल करने का तो वो दिक्कत बड़ी नहीं, लेकिन जब वक्त कम होता है सर, हमें बड़ी बुरी लगती है इस तरह के सवाल जब वो पूछता है। क्या सर, इस चैप्टर में कैलकुलेशंस है। इस चैप्टर में शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक क्वांटम नंबर्स की बात ना करें, समझ लो बात को, जो लास्ट में NLMS की बात करते हैं, जब तक वहां ना जाएं आप, तब तक सर इसमें शुरू से लेकर आखिर तक कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। हमें चैप्टर आता है, लेकिन हम ये देखते हैं क्या सवाल आया, अच्छा वेवलेंथ निकालनी है, टाइम है 1 मिनट, सर ये सवाल छोड़ो आगे बढ़ो, ये तो बड़ा टाइम लगा दे। इस चैप्टर के साथ ये बुरी। अब तुम ये बताओ, कुछ ऐसा हम 10, 15, 20 मिनट की बातचीत में अगर कुछ ऐसा सोचें, ऐसा करें कि ये चैप्टर में कुछ कैलकुलेशंस को हम अवॉइड कर सकें, कुछ कैलकुलेशंस को कम कर सकें, कुछ जुगाड़ लगाया जाए। लेकिन फिर भाई ये जुगाड़ लगाना है तो ऑब्वियसली आप बड़ी सी चीज से बचना चाह रहे हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको कुछ जगह पर जैसा कहा जाए वैसा करना पड़ेगा। और मैं तुम्हें बताऊं, सबसे पहला दर्द अगर मैं इस चैप्टर में देखूं, सबसे पहला, बिल्कुल शुरू से बात कर रहा हूं, सबसे सिंपल शुरुआत और उसका सबसे पहला, सबसे छोटा दर्द जो बच्चा सबसे पहले महसूस करता है, वो ये है, अगर आपको आइडिया हो, देखो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर ये आपने एकदम से ये क्या बात लिख दी है, ये तो आपको डिराइव करके दिखाना है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, हमारा ये डेमो लेक्चर है, हम आपस में 2 मिनट के लिए मिले हैं, इस चीज को अभी ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये आपको पता है, लेकिन जब हम क्लास में बात करेंगे तो ये चैप्टर, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन या इस तरह की कुछ भी बात 0 लेवल से स्टार्ट की जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर, वक्त है हमारे पास, जितना टाइम लगाना होगा उतना टाइम लगा देंगे, लेकिन एक एक चीज लास्ट लेवल तक समझाई जाएगी। तो इसलिए इस चक्कर में मत रहना कि भाई ये तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, सर जरा डिराइव करके दिखाइए क्या बकवास चल रही है, तो वो तुम्हें समझाई जाएगी, एग्जाम में बकायदा, क्लास में बकायदा डिराइव करके दिखाया जाए। अभी हम उस डेरिवेशन में या उन सब बातों में जो बेसिक्स हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि तुम में से ज्यादातर बच्चे कम से कम याद ना हो
लेकिन देखकर उनको कुछ कुछ याद आ जाए, कुछ कुछ याद आ जाए कि हाँ सर ये सुना तो है हमने। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं जो हमने कभी देखी नहीं, सुनी ही नहीं, ऐसा नहीं। अब बात करते हैं इसमें। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन की, जो कि एक हाइड्रोजन लाइक सिस्टम या स्पीशीज के अंदर घूम रहा है nth ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी मेंशन की। कैसे आती है? इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इन दोनों एनर्जीज को ऐड करके आप इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, बाकायदा डिराइव करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और आप यहां तक पहुंच जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, आपने बड़ा अच्छा काम किया कि आप जो है यहां तक पहुंच चुके हैं कि आपने ये याद करने के लिए बोल दिया है और हमें ये याद भी आ गया है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट में किसी भी हाइड्रोजन लाइक सिस्टम यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के पास इतनी ही होती। अब तुम कहोगे सर ये तो कुछ ऐसा है नहीं, आपने कुछ कमाल तो किया नहीं इसमें। बिल्कुल नहीं किया। अब अगली बात करते हैं। अब मैं तुमको एक बात याद करने के लिए कह रहा हूं, कमाल तो छोड़िए, आप जैसा कहा जा रहा है पहले वैसे करिए। मैं आपको इसी n की वैल्यूज रख के सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज मेंशन करने जा रहा हूं। ये देखिए, जब n की वैल्यू आप 1 रखेंगे इस फॉर्मूले, तो ये वैल्यू एनर्जी की निकल के आएगी -13.6 Z²। देखिए आपके सामने n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये तो नीचे वाला टर्म गायब हो जाएगा, सिर्फ ऊपर -13.6 Z² देखने को मिलेगा। ये बड़ा आसान। तुम कहोगे सर ये तो कोई कमाल नहीं हुआ, इसमें क्या है? कोई वाकई में कोई कमाल नहीं है। ये आप n की वैल्यू 2 पुट करके देखिएगा तो आपको जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी -3.4 Z² मिलेगी। जब आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो n की वैल्यू 3 रखने से जब आप 3 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको जो एनर्जी मिलेगी वो -1.51 Z² मिलेगी। मेरा सजेशन, पहला सजेशन, अब देखते हैं तुम में से कितने लोग मेरी पहली बात मानते हैं कि नहीं। मेरा सजेशन है, अभी जितनी देर में मैं ये स्लाइड चला रहा हूं, जितनी देर में ये एनिमेशन तुम्हारे सामने चल रहा है, उतनी देर में ये 7 एनर्जी लेवल मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। ये 7 एनर्जी लेवल उतनी देर में तुम्हें याद करने हैं जितनी देर में चलाया मैंने। मैं 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं। ये 7 एनर्जी लेवल है। ऑब्वियसली जैसे ही आप एनर्जी लेवल इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाएगी। ये 7 एनर्जी लेवल तुम्हें याद करने। तुम कहोगे मास्टर साहब आपने फिर रटने की बातें कर दी। आप कह रहे थे केमिस्ट्री रटने वाला नहीं। मैंने ये नहीं बोला केमिस्ट्री रटने वाला नहीं, मैंने ये बोला बाकी सब्जेक्ट्स भी रटने वाले हैं। कुछ तो याद करोगे तभी तो अप्लाई करोगे यार। तुम ये भी कह सकते हो सर n की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेंगे ना, इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो कि आप n की वैल्यू 4 रख के -0.85 Z² EV कैलकुलेट करवा रहे हो। यहां रख देंगे n की वैल्यू 4, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। डिवाइड कर देंगे, समझो बात को, किससे डिवाइड करना है? 16 से। जब 4 रखोगे 13.6 डिवाइडेड बाई 16, बैंड बच जाएगी, घंटियां बच जाएंगी, एग्जाम की, पेपर खत्म हो जाएगा। कहीं गलती हो गई तो पूरा सवाल गलत। कितना अच्छा है जिस चैप्टर को कैलकुलेशन वाला समझा जाता है, उस चैप्टर में अगर मैं पहले से ही कुछ तैयारी करके जाऊं। तुम कहोगे सर ऐसा है कि बहुत ज्यादा मजा नहीं आया, ये जो है इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, हम एग्जाम में भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, याद भी कर लेंगे तो क्या फायदा हो जाएगा। मैं तुम्हें इसके फायदे, हालांकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें इसके फायदे गिनवाऊंगा तो तुम्हें यह हैरानी होगी कि सर कुछ सवाल तो ऐसे थे जिनके बारे में सोच के डर लगता था कि ये अगर इम्तिहान में आ गया तो कर तो लेंगे, लेकिन उसके लिए 15 मिनट चाहिए। मैं तुम्हें पेन भी नहीं उठवाऊंगा और आपसे उन सवालों के आंसर निकलवा लूंगा, लेकिन मेरी पहली बात याद करना है। अब देखते हैं तुम में कितने लोग इस बात को याद करेंगे। एप्लीकेशन पर आते हैं। एप्लीकेशन कुछ खास नहीं है, सबसे सिंपल पहला दर्द यही है, सबसे छोटा दर्द ऑब्वियसली, और इससे ज्यादा बड़े दर्द निकल के आएंगे, बट सबसे छोटा पेन हमारे शुरुआत में जो हमें होता था एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त, वो यहीं से निकल के आता। तुम यहां पर जरा ध्यान से देखो, मैं सबसे पहली कैटेगरी के सवाल जो जेई लेवल पर सबसे पहली कैटेगरी का सवाल आता है वो ये है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन का आदमी, एक इलेक्ट्रॉन, चौथे या 5वें ऑर्बिट में नाच रहा हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, उसकी टोटल एनर्जी कितनी है और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी। तुम कहोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो टोटल एनर्जी निकालनी आती है, यही से सब कुछ निकाल लेंगे। हो सकता है तुम में से कुछ लोगों को यह भी पता हो कि जो हमारी टोटल एनर्जी निकल के आती है वो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो सिर्फ साइन का अंतर रखता है। यानी अगर आपको क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो अल्टीमेटली सिंस द टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, सो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव ऑफ दैट नेगेटिव, इट शुड बी पॉजिटिव वैल्यू। यानी अगर आपने ये याद कर रखा है तो आपको टोटल एनर्जी पता होनी चाहिए जो कि इस फॉर्मूले से निकल आती है। आप काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए माइनस लगा दीजिएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। सर ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी के पैरेलली अगर ये बता दिया जाए कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होती है। अब आप ये बताइए
इन दो बातों को देखकर आपको ये नहीं लगता कि सर किसी तरह से आप मुझे टोटल एनर्जी बता दो कैसे निकाली जाती है, तो मैं आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकाल के दिखा दूंगा, और वो टोटल एनर्जी निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है, क्यों इतनी मेहनत करवा रहा हो, ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन सोचो अगर ये सारी टोटल एनर्जी निकालने के 7 लेवल तक एनर्जी लेवल याद करके चले गए तो आपको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगना। वो कहेगा 5वें ऑर्बिट की टोटल एनर्जी कितनी, -0.544 Z², Z की वैल्यू दे दीजिए, मैं पुट करके आंसर बता दूंगा। दूसरी बात, अगर वो कहता है 5वें ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो इस माइनस को हटा दूंगा। तीसरी बात, अगर वो कहता है 5वें ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो इसी वैल्यू को डबल कर दूंगा, मुझे तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी। एक कैलकुलेशन, छोटे से कैलकुलेशन से, जो कि ऑब्वियसली परेशान तो करता है, उस छोटे से कैलकुलेशन को आपने यहां अवॉइड किया, बिल्कुल अवॉइड किया है सर। लेकिन उसमें मेहनत की है। मेहनत क्या की है सर? मैंने ये लेवल याद कर लिए थे, बस आपने सवाल पूछा, मैंने आंसर बता दिया। बड़ी जल्दी आंसर बता देते हो, क्योंकि सर मुझे कैलकुलेट नहीं करना ना। ये मेहनत का काम इम्तिहान में नहीं किया जाता, ये मेहनत घर पे की जाती है। इम्तिहान में दिमाग लगा के खटाखट आंसर निकाले जाते हैं ताकि सेलेक्ट हो सके और टॉप रैंक निकाल पाए। ये यहाँ मजदूरी करने थोड़ी ना है सर, एग्जाम हो रहा है मजदूरी करने जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अरे भाई करके आए, आज तो टिक करने आए, मेहनत रात दिन कर चुके हैं पूरे साल, आज नहीं कर रहे हैं, आज सिर्फ आंसर निकालेंगे और नंबर लाएंगे। खैर, ये एक बड़ा छोटा सा तुम्हारे सामने एक छोटी सी बात, इस एनर्जी लेवल डायग्राम का एक छोटा सा फायदा, जिसमें आप कुछ कैलकुलेशन से बच रहे हैं। अननेसेसरी एन की वैल्यूज पुट कर करके आंसर निकालेंगे, कहीं गलती हो गई तो आंसर ही गलत आ जाएगा। इसलिए ये पहला फायदा, सबसे छोटा फायदा इस एनर्जी लेवल डायग्राम को तुम्हें दिखाया जा रहा है। अब मैं इसके दूसरे फायदे पे आता हूं। यह है वो सेकेंड पेन जो थोड़ा सा और बड़ा पेन, लेकिन सवाल पूछता है। मजे की बात क्या है, आईआईटी लेवल पर या मेंस के लेवल पर या एडवांस लेवल पर आपको इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल मिलते हैं। अब देखिए, तुम कहोगे सर अरे ये तो हमारा बड़ा सुना हुआ है, यही तो हमने सबसे पहले स्कूल में पढ़ा, यही सबसे पहले हमारे मास्टर ने पढ़ाया था कि भाई ऐसा है कि जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल पर कूदी मारेगा तो वो एक फोटोन एमिट करेगा। उस फोटोन की वेवलेंथ कैसे निकालोगे? हाँ सर हमने बहुत सुने सर, इस तरह के सवाल हमने सुने, हमें तब तो नहीं समझ में आए थे, हालांकि जब हम करते थे तो हमें ये लगता था मेहनत है इसमें कैलकुलेशन। अब मैं तुम्हें कैलकुलेशन दिखाता हूं, तुम्हें याद आ जाए। कुछ याद आ रहा है? जरा जोर लगाओ दिमाग पर। यह फॉर्मूला है जो कि वेवलेंथ देता है उस फोटोन की जो एमिट हो रहा है। कब? जब इलेक्ट्रॉन कूदी मार रहा है। कहां से? N1 से। कहां पर? N2 पर। सर ऐसा कोई खास मुश्किल नहीं, कर लेंगे कैलकुलेट। आप बताइए कहां से कूदी मार रहे हैं, कहां गिर रहे हैं? मैंने आपको बता दिया कि भाई साहब ऐसा है, N1 से गिर रहे हैं, N1 पर गिर रहे हैं और N2 से गिर रहे हैं। N1 N2 की वैल्यू दे दी। Z आपको सवाल में दे दिया जाएगा कि हाइड्रोजन की बात चल रही है कि हीलियम प्लस की बात चल रही है कि लिथियम +2 की बात चल रही है। Z की वैल्यू पुट कर देंगे। एक R थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें R की वैल्यू दिखा देता हूं। जो R की वैल्यू निकल के आती है, वो R की वैल्यू निकल के आती है R = 10967 सेंटीमीटर इनवर्स। तुम कहोगे सर ऐसा ही, इतनी कोई बुरी वैल्यू नहीं है, आप जबरदस्ती हमें परेशान कर रहे हैं। हम R की वैल्यू पुट करेंगे, N1 N2 की वैल्यू पुट करेंगे। सपोज ऐसी बात कर लेता हूं, N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू सपोज 2। Z हमें दे रखा है, वो कह रहा है भाई हाइड्रोजन की बात चल रही है। ये लीजिए आप हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू क्या जाएगी भाई? 1 जाएगी। सारा क्लियर हो गया एकदम। हाइड्रोजन है, Z 1 है। R की वैल्यू याद करके गए थे, N1 N2 आपने दे दिए। अरे सर पुट तो कर देंगे, आ तो जाएगा आंसर, इसमें क्या मेहनत है? अरे तुम समझो, जब आप पुट करके इसको वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा नहीं 1/λ आएगा, और 1/λ के बाद लैम्डा निकालना, यह दुनिया का सबसे बड़ा दर्द। समझो बात को, उल्टा करना, 1 से डिवाइड, अल्टीमेट परेशानी, यह आसान नहीं होता। और एक दिक्कत, लैम्डा आएगा सेंटीमीटर में, जब आप रिवर्स करें, इनवर्स करेंगे तो लैम्डा सेंटीमीटर में आएगा, बिकॉज वो और डिसाइड करेगा कि लैम्डा, और वो सवाल में आंसर पूछता है एंगस्ट्रॉम में। एक कन्वर्जन ये भी करना है, कहीं इस कन्वर्जन में गलती हो गई, पहले तो इस कैलकुलेशन में फंसेंगे, फिर कहीं कैलकुलेशन करते वक्त उसके बाद जब आंसर निकल के आएगा 2-4 मिनट बाद, हाँपते हुए R की वैल्यू रखी, सब कुछ रखा, लैम्डा बाहर निकल के आया, वो लैम्डा निकल के आया सेंटीमीटर में, उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे। लीजिए साहब, अरे सर गलती कर दी, जरा सी गलती, हमने सोचा मीटर में आया, हमने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया, मीटर और एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन लगा दिया, जबकि कन्वर्जन सेंटीमीटर और एंगस्ट्रॉम का लगाना। मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं, जो हमारा पेपर बनाने वाला है यह हमारा रिश्तेदार नहीं। कितना अच्छा था रिश्तेदार होता, कोई बहुत क्लोज रिश्तेदार होता तो पेपर ऐसा देता, अबे कर लो फैजल आसान सवाल आया, निपटाओ ना। वो एक्चुअली हमें सेलेक्ट करने के लिए बैठा ही नहीं, वो रिजेक्ट करने के लिए आया पेपर लेने। वो कहेगा ऐसा है, एक सवाल बनाएंगे जिसमें एक एरर का पॉइंट ये, उस पर कुछ बच्चे एरर कर देंगे, 10% बच्चे बाहर। उसी पेपर में उसी सवाल में एक और पॉइंट होगा, चेक पॉइंट, जहां पर एरर के चांसेस, वो बाहर।
वो सिर्फ सवाल ऐसा ही तो बनाएगा यार जिसमें हम तमाम जगहों पर गलती करें और धीरे धीरे करके लोग छटते चले जाएं और लास्ट तक जो सही कर दे वो सिलेक्ट हो जाए। उसके पास इससे अच्छा तरीका नहीं है। खुद दिमाग लगाओ यार, 10 लाख लोगों में से 4000 लोगों को चुनना यह आसान काम है, या 10 लाख लोगों को आंख बंद करके गिरा दो 4000 अपने आप खड़े रह जाएंगे? ये ज्यादा आसान काम, ये ज्यादा आसान काम है भाई। तुम्हें चुनूंगा ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सोचो अगर ऐसे ही आंख बंद करके मारो है गिरो, 2-4 हजार खड़े रह जाएंगे ऐसे, अरे बच गए हम, बच गए, सिलेक्ट हो गए, खत्म। वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं बता रहा। ये आईआईटी का पेपर या जेईई का एग्जाम सिलेक्शन नहीं है, दिस इज अ पेपर ऑफ रिजेक्शन। ये रिजेक्ट करने का तरीका है, सिलेक्शन का पेपर नहीं लेता। तो मैंने कहा ठीक है सर, हम पढ़ेंगे इस तरह से कि आपको जो ऐसा करना है कर लीजिए, आपको जैसा पेपर बनाना बना लो, हम सब करके दिखा देंगे, क्योंकि हमने शुरू से ही आपकी साइकोलॉजी को समझा, हमने पेपर बनाने वाले की साइकोलॉजी को शुरू से ही समझा है। सर हम उतने समझदार तो नहीं है, लेकिन हमें जो पढ़ा रहे थे उन्होंने 20-20 साल 25-25 साल लोगों को पढ़ाया है, इतने दिनों तक उनका कुछ अपना एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस हमारे काम आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब ये भी सही है, ये आपने देखा कि भाई इस सवाल में ये तो दिक्कत है, सर इसका क्या इलाज है आपके पास? ये बहुत छोटा सा दर्द है जो अभी हमने देखा था, इसी दर्द का एक इलाज बताया जा रहा है कि जब कभी भी आपको, लेकिन थोड़ा जरा बात करना, जरा समझना इस बात को कि उस एनर्जी लेवल डायग्राम से इसका क्या रिश्ता है, समझना। अगर वो यही सवाल मुझसे पूछता तो मैं इस सवाल का आंसर उसको बहुत जल्दी और उसी यूनिट में डायरेक्ट निकाल के दिखाता जिसमें गलती के चांसेस बच जाते मेरे। कम से कम एक सवाल तो मैं गलत ये वाला तो नहीं करता। कैसे? अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल पर किसी हाइड्रोजन सिस्टम में या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जंप मारता है, कूदी मारता है, तो जो फोटोन निकल के आता है उस फोटोन की वेवलेंथ आप इस रिडबर्ग के फॉर्मूले से ना निकालकर अगर इस फॉर्मूले से निकालें जो तुम्हारे सामने मैं लिख रहा हूं, ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में डायरेक्टली निकल के आएगा अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा ई, वो भी ईवी में। And this delta E in EV is the energy of photon emitted. जो फोटोन निकल रहा है उस फोटोन की ही एनर्जी डेल्टा ई होगी, और वही ईवी में अगर पता चल जाए तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके मैं डायरेक्टली लैम्डा निकालूंगा उसी फोटोन का, और वो किस यूनिट में जो तुम्हें चाहिए, एंगस्ट्रॉम। सर इसमें उस एनर्जी लेवल डायग्राम का क्या कमाल कर रहे हैं आप, जबरदस्ती हमको वो याद करवा दिए हैं, हो कुछ नहीं रहा उस एनर्जी लेवल डायग्राम का। मैं तुम्हें दिखाता हूं, अब जरा अकल लगाना। देखो मैं ये मान के बैठा हूं मेरी पहली बात तुमने याद की, समझ लो बात को, ये पहला काम था जो तुम्हें याद करने के लिए बोला गया है, ठीक। बहरहाल अगर अभी याद नहीं हुआ है तो तुम्हारी कॉपी में अगर वो नोट हो, नहीं तो मैं तुम्हें ये दिखाता हूं। ये देखिए आप यहां पर दोबारा आते हैं। अभी जो सवाल था हमारा वो क्या था? वो सवाल ये था कि आप सर ये बताइए कि अगर मैं 2 से 1 जंप कर रहा हूं हाइड्रोजन के अंदर तो वेवलेंथ कैसे निकलेगी? एनर्जी लेवल डायग्राम का फायदा देखिए आप, फर्स्ट लेवल याद कर रखा है, सेकंड लेवल याद कर रखा है, आपको सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है जो फोटोन की एनर्जी होगी। यानी जब कोई फोटोन ऊपर से नीचे जंप करेगा तो जो भी वो एनर्जी एमिट करेगा वो इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस होगा, और ये एनर्जी लेवल तुमने पहले से याद कर रखे हैं। यानी अल्टीमेटली अगर मैं फर्स्ट से सेकंड की बात करूं तो मेरे हिसाब से उस क्वेश्चन का आंसर जो तुमसे मैंने पूछा था वो सिर्फ 10.2 को रखना है यहां पर। और क्या इसकी यूनिट कुछ और करनी? क्या ये ईवी में है डेल्टा है, डेल्टा ई? हाँ सर ये तो ईवी में याद करवाया, सीधे 10.2 रखिए, आपका आंसर सॉल्व करके सीधे एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा ये आपका आंसर। अब आप बताइए इस कैलकुलेशन में और वो जो पहले ये कैलकुलेशन जो पहले थी हमारी, कितना मुसीबत है, कितना फर्क है। एक परेशानी से यहां निजात मिलती है कि जब कभी भी फोटोन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो जो ट्रांजिशन के दौरान बाहर फेंका जा रहा है, उस फोटोन की वेवलेंथ इस उल्टे सीधे फॉर्मूले से नहीं निकाली जाएगी, उस फोटोन की वेवलेंथ यहां से कैलकुलेट करेंगे। बड़ा आसान है। हाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं सर इसमें भी तो मेहनत है। कैसे? सर ये जो एनर्जीज हैं जो डेल्टा ई है वो भी तो निकालनी पड़ेंगी, हम क्या पलट के देंगे? पागल हो, याद करके आए थे, ये तो याद करके आए थे, सारी एनर्जी लेवल, सारे एनर्जी लेवल याद है, माइनस करो, पुट करो, आंसर आ गया, खत्म हो गई। और आगे बढ़ते हैं, मैं उसी एनर्जी लेवल डायग्राम को तुम्हें और फायदा दिखाऊंगा, ठीक। अगर मैं तुमको दूसरे बारे में दूसरी परेशानी से रूबरू करवाऊं, वो ये है सर, मैंने इस तरह के भी सवाल देखे जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने इस तरह की परेशानी बड़ा झेली है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट से जंप करके किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट पे आ रहा है तो उस केस में वो एक फोटोन एमिट करता है। हाँ अभी हमने बात की, बिल्कुल करता है सर। सवाल ये पूछता है कि इसी एनर्जी का अगर कोई फोटोन निकाला जाए किसी और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के किसी अन्य ट्रांजिशन से, तो वो अन्य ट्रांजिशन कौन सा होगा? ये बड़ी परेशानी।
अब देखो ये एक यूनिक सा सवाल, मेरा सवाल समझने की कोशिश करना। सवाल ये है मेरा कि अगर मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम है जिसका एटॉमिक नंबर Z1, कोई भी हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, कोई भी, उस सिस्टम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन N2 से N1 जंप कर रहा है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे जंप कर दिया, जंप करते उसने फोटोन एमिट किया। सवाल यह है जो हमसे आईआईटी के पेपर में पूछा जाता है कि सेम एनर्जी का फोटोन किसी और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में जिसका एटॉमिक नंबर कुछ और है, वो किस ट्रांजिशन से निकल के आएगा। यानी ये जो एनर्जी फोटोन की है वही सेम एनर्जी की फोटोन यहां से भी निकले, दैट इज नोन एज इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन। तो लोगों ने कहा सर इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या कमाल कर रहा हो, कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें क्या परेशानी है। अब देखिए आप परेशानी क्या है, परेशानी ये है आपके सामने, परेशानी ये है कि हमें N4 N3 की वैल्यू निकालनी दी नहीं गई। वो यही तो पूछ रहा है, वो कह रहा है N2 N1 मुझसे ले लीजिए और N4 N3 आप बता दीजिए। अब N4 N3 बताने के लिए आपको N4 N3 दे आर टू अननोन्स ना, N4 N3 दो अननोन है, इक्वेशन आपके पास एक ही है, आप N4 N3 को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। अब इस ट्रांजिशन को इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन बोला जाता है कि ये भी एनर्जी और इधर की एनर्जी सेम है, दैट इज इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन, इस तरह के सवालों को डील करना कि हाइड्रोजन का एक एमिशन किसी और जगह पर वो किस लेवल का एमिशन हो ताकि दोनों जगहों पर एनर्जी का डिफरेंस सेम हो, ये भी एक परेशानी मेरे सामने आती है। उसके बारे में बात करते हैं। क्या सब लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन N2 से N1 Z1 सैंपल के अंदर जंप करे तो जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। अभी बात हुई थी हमारी, ये जो -13.6 Z1 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर या N2 स्क्वायर है, ये उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। अगर वो N2 से जंप करता है तो उसकी एनर्जी ये होगी, और अगर वो N1 पर जंप करता है तो उसकी एनर्जी ये होगी, और इन दोनों का डिफरेंस ही तो फोटोन बाहर निकल के आएगा। यानी ये सर आपने जो बताया है, ये मेहनत करके उस फोटोन की एनर्जी निकल के आ रही है जो N2 से N1 जंप करके निकला हो। चलिए बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आया सर, ये तो ठीक। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि जब इसी तरह का सेम एनर्जी का फोटोन इस ट्रांजिशन से निकलेगा तो सेम एनर्जी का निकलने के लिए N4 और N3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि तो दो अननोन्स। किताबें या जगहों पर यह लिखा जाता है कि सर हिट एंड ट्रायल लगा लिया करो, इतना क्या दिमाग लगाना है, एक बार N4 रख के देख लो, एक बार N3 रख के देख लो, घटा के देख लो, वैल्यू सेम आ जाती है एनर्जी की तो ठीक, नहीं आती तो दूसरा सवाल करना, दूसरा ऑप्शन चेक कर लेना। अरे भाई इतना टाइम नहीं होता यार, हम फिर वही बोलूंगे, मैं बोल रहा हूं, आप मजदूरी करने नहीं गए भाई, ये मजदूरी का काम, मेहनत करने का काम, रात दिन जागने का काम, ये हमने घर पे किया है। एग्जाम में थोड़ी ना ये सब किया जाता है, एग्जाम में स्मार्टली पेपर दिया जाता है, ये सवाल आया खटाक से क्योंकि मेहनत कर चुके। और जो सपोज कोई सवाल नहीं आता तो उसमें तो दिमाग वैसे भी नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे मतलब के सवाल दिए गए हैं, हम मतलब भर के सवाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये घर की मेहनत है। तुम हो सकता है इतना सारा सिलेबस है तुम्हारे पास करने के लिए, इतनी सारी बातें, तो कुछ जगहों पर हमारा भी कुछ जगहों पर हमारा जो एक्सपीरियंस है या जो हमने निकाला है, जो कुछ चीजें निचोड़, वो तुम्हारे काम आ जाए। तो जो अभी बात चल रही है, अब देखिए जरा इस बारे में, इसका क्या इस्तेमाल है, अब थोड़ा सा अकल लगाते हैं। ये तो कंफर्म है कि अगर आप पर्टिकुलर ऑर्बिट पे हैं तो आपकी एनर्जी यहां से निकाल लेंगे, जब आप नीचे गिरेंगे तो आपकी एनर्जी यहां से निकाल लेंगे, दोनों एनर्जी का डिफरेंस ले लेंगे, फोटोन की एनर्जी निकल आएगी, बात खत्म। ठीक, यही काम नीचे कर लेते हैं। जब आप यहां पर थे, N4 और N3 दे आर अननोन्स, ये हमें नहीं पता, ये हमें निकालने, ठीक, हम अज्यूम कर लेते हैं कि N4 की वजह से आपकी एनर्जी इतनी थी और जब आप N3 पे कूदी मारेंगे तो आपकी एनर्जी इतनी, ये हमने मान लिया। चलिए ठीक, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो उस फोटोन की भी एनर्जी निकल आएगी जो आपके ट्रांजिशन से निकल के आ रहा है। अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक था हमारा इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन। क्या कहता है इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन? इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन ये कहता है कि जो मेरी एनर्जी यहां से आ रही है उतनी एनर्जी यहां से भी आ रही है। दैट मींस व्हाट, कि इस फोटोन की जो एनर्जी है वो जितनी यहां से निकल के आया है फोटोन, उतनी एनर्जी का फोटोन यहां से भी निकालना है। दैट इज, हमें दोनों एनर्जीज को इक्वेट करना चाहिए। यानी इधर से आने वाले फोटोन की एनर्जी यहां से निकाल ली, इधर से आने वाले फोटोन की एनर्जी यहां से निकाल ली, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। और इक्वेट करते ही मुझे समझ में आया कि भाई ये जो है हमारे इक्वी एनर्जी ट्रांजिशन के लिए दोनों एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए, और दोनों एनर्जी सिमिलर होने की ये कंडीशन आ गई कि भाई दोनों इक्वेट कर देते हैं। और जैसे आप इसको इक्वेट करेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब का। तुम ये भी सोच रहे हो सर ये क्या कैलकुलेशन करवा रहे हो, अभी तो कह रहे थे कैलकुलेशन करनी नहीं, पेन भी नहीं उठाना, ये भी नहीं करना। अरे रुको तो, ये तो वो दर्द है जो तुम्हें दिखाया जा रहा है कि इसी तरह से किया जाता है। इन सबको करने के बाद आपने सब कैंसिल किया, आप देख लीजिए अभी भी कुछ सॉल्व नहीं हुआ है। N1 N2 गिवन है लेकिन N3 N4 आज भी अनसॉल्व। सर एक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करोगे? अब तुम यहीं पर जरा देखना, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद ऑब्वियस आप इस रिलेशन तक पहुंचेंगे। देखिए आप सब कुछ कैंसिल करने के बाद आप इस रिलेशन तक पहुंच जाएंगे। जैसे आप इस रिलेशन पे पहुंचेंगे तो मैथ्स की ये जो इक्वालिटी है कंपेयर करने के बाद आपको ये फाइनल रिलेशन दे देगी। देखो मैं बड़ी किताबी बात बोल रहा हूं यार, मैंने अपनी बात तो अभी बोली नहीं,
ये बड़ा किताबों में बड़ी अच्छी एक आध बुक्स में ये बात मेंशन की गई है जिसको इक्व एनर्जी ट्रांजिशन कहा जाता है, जो बच्चों के इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करती है कि जब इस तरह का कोई सवाल मिले कि इस ट्रांजिशन का सेम एनर्जी कहां मिलेगा आपको, तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करके इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मैं फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं अपनी बात करता हूं। फॉर्मूला क्या कहता है? क्या मुझे N1 गिवन है? हाँ गिवन है सर। क्या मुझे Z2 गिवन? हाँ सर Z2 भी गिवन, क्योंकि आपने ये तो बताया था कि किस जगह पर ट्रांजिशन चल रहा है, दूसरा वाला एटम या आयन कौन सा है। क्या मुझे Z1 गिवन है? हाँ सर वो तो पहला वाला आदमी है, आपने उसका भी तो एटॉमिक नंबर दिया था। इसका मतलब ये हुआ मुझे N1 नोन है, मुझे Z2 भी नोन है और सर मुझे Z1 भी नोन है, तो बचा क्या सर? मुझे N3। और मुझे N3 क्या निकालना था? हाँ सर N4 N3 निकालने थे, N3 निकल आया, वाह मजा आ गया। अच्छा यही चीज यहां पर लगा दी। क्या मुझे N2 नोन है? हाँ सर पहले वाले लेवल का तो सब कुछ पता है। क्या मुझे Z2 नोन है? हाँ सर। क्या मुझे Z1 नोन है? हाँ सर। तो बचा कौन? N4। सर N4 भी निकल आया, लीजिए सॉल्व हो गया। यानी आपको कम से कम ये फॉर्मूला तो याद रखना है, ठीक? इसके बाद आपको आसानी से ये पता चल जाएगा कि अगर N1 N2 नोन है तो आप N3 N4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आता हूं अपनी बात पे। मेरी बात क्या कहती है? मेरी बात ये कहती है कि अगर ये ट्रांजिशन आपको इस तरह का दिया गया है जिसमें Z की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, मैं अभी एक एग्जांपल से समझता हूं। Z is 1 सपोज, यानी हाइड्रोजन की बात चल रही, ठीक? हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप मार रहा है, कूदी मार रहा है, और वो 2 से 1 पे आ रहा है। अच्छा जल्दी से बताना, सोच के, आंसर तो तुम नहीं दोगे लेकिन सोच के बताना, क्या मैं इस फोटोन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं? हाँ सर अभी तो बताया, 12400 को इस एनर्जी गैप से डिवाइड कर देंगे। एनर्जी गैप कहां से निकालोगे? अरे सर याद कर रखा है, सेकंड लेवल भी याद कर रखा है, फर्स्ट लेवल भी याद कर रखा है, माइनस ही तो करना है। माइनस करके 12400 पे डालेंगे, सीधे वेवलेंथ बाहर आ जाएगी। कुछ और बताइए, ये तो पुरानी बात हो गई। मैंने कहा चलिए और सुनते हैं। अब वो सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो फोटोन यहां से बाहर निकल के आ रहा है, ये सेम एनर्जी का फोटोन, जितनी भी एनर्जी इसकी है, ऑब्वियसली तुम्हें पता है इसकी एनर्जी कितनी है। 2 इज -3.4, 1 वाज -13.6, द डिफरेंस इज 10.2, सो अल्टीमेटली इस फोटोन की एनर्जी 10.2 होगी। खैर हमें इससे मतलब नहीं है। बहरहाल वो कह रहा है यार ये बता सकते हैं कि अगर यही सेम एनर्जी का फोटोन हीलियम प्लस अगर ख्वाहिश रखे कि मुझे भी निकालना है, तो क्या ये हीलियम प्लस भी इसी एनर्जी का फोटोन निकाल पाएगा? हमने कहा हाँ निकाल तो लेगा, लेकिन एनर्जी लेवल्स अलग अलग होंगे, वो N4 और N3 होंगे। तो उसने कहा सर वो N4 N3 कैसे पता चलेंगे? मैंने कहा अभी तो फॉर्मूला बताया था यार, उससे निकाल लेना, सब कुछ तो दे रखा है ना। ना उसको भी छोड़ो यार, अपनी अकल लगाते हैं। अगर आपको हाइड्रोजन का ये गैप पता है, हाइड्रोजन के दोनों लेवल्स पता है, और आपको हीलियम प्लस के अंदर ये नए लेवल्स पता करने हैं जिनकी एनर्जी गैप 10.2 या उतनी है जितनी हाइड्रोजन के अंदर, तो आप एक काम करिए, बस मेरी एक बात मान लेना, इस 2 को हीलियम प्लस के Z से मल्टीप्लाई कर देना। क्या सबको पता है हीलियम प्लस का Z 2 रखा जाता है? सबको याद होगा ये। और जो नीचे वाला लेवल है, इस नीचे वाले लेवल को भी हीलियम प्लस के Z से मल्टीप्लाई कर देना। दैट इज क्या निकल के आएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या मतलब हो इस बात का? यानी ऊपर वाले लेवल को 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले लेवल को 2 से, यानी उस आदमी के Z से मल्टीप्लाई करना है जिसके अंदर आपको इक्व एनर्जी ट्रांजिशन चेक करना है। यानी अगर आपने हाइड्रोजन का 2 से 1 का गैप देखा, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले लेवल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हीलियम प्लस का Z 2 होता है, और हाइड्रोजन के नीचे वाले लेवल को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हीलियम प्लस का Z 2 होता है। आप बताइए, जब आप ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो कौन सा लेवल आएगा? 4। और जब आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा लेवल आएगा? 2। अल्टीमेटली क्या आंसर निकल के आता है कि सर ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि हीलियम प्लस के अंदर एक ट्रांजिशन अगर 4 से 2 का हो जाए तो उसकी एनर्जी डिफरेंस उतनी ही निकल के आएगी जो हाइड्रोजन के अंदर 2 से 1 का गैप होता है। एंड दिस इज नोन एज इक्व एनर्जी ट्रांजिशन। अब आपके लिए सोचिए कितना मुसीबत कम हो गई। कैसे? कुछ करना ही नहीं है यार, हाइड्रोजन का गैप दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा हीलियम में जाओ, मल्टीप्लाई कर देना 2 से, दोनों लेवल आ जाएंगे। वो कहेगा नहीं और आगे जाओ, लिथियम प्लस 2 के पास जाओ। हमने कहा लिथियम प्लस 2 का Z कितना होता है? उसने कहा 3। हमने कहा लो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहां से अगर लिथियम के पास जाना है तो इस लेवल को 3 से मल्टीप्लाई किया और इस लेवल को 3 से मल्टीप्लाई किया, एंड दिस डिफरेंस इन केस ऑफ लिथियम प्लस 2 इज सेम एज हाइड्रोजन का दिस डिफरेंस। समझो, यानी अगर हाइड्रोजन से आगे जाना है तो मल्टीप्लाई करते जाना, और अगर ऊपर वाले से नीचे हाइड्रोजन के पास आना है तो डिवाइड कर देना। यानी क्या सवाल हो गया कि अगर वो कहता है कि हीलियम प्लस के अंदर एक ट्रांजिशन 6 से 2 हो रहा है, बताइए सेम एनर्जी का ट्रांजिशन हाइड्रोजन के अंदर कब होगा? तो अगर वो 6 से 2 हो रहा है और आपको हाइड्रोजन के अंदर निकालना है तो आप 6 से डिवाइड करेंगे 2 को, समझ लो, तो वो 3 आएगा लेवल, और ऐसे ही जो 2 वाला लेवल था उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा लेवल। दैट मींस हाइड्रोजन के अंदर 3 to 1 गैप इज इक्विवेलेंट टू हीलियम प्लस का 6 से 2 गैप, एंड दिस इज इक्व एनर्जी ट्रांजिशन। आपको सिर्फ Z से मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है, कुछ करना ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं सर इससे ना आपको पता नहीं, आपको पता है कि नहीं ये बात, लेकिन कुछ समझदार बच्चे फौरन पलट के कहेंगे सर इससे तो मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ में आ रही है
कि हाइड्रोजन के एमिशन से जो फोटोन एमिट होते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करते हैं तो जो फोटोन एमिट होते हैं, वो सारे फोटॉन्स जितनी भी एनर्जी के होते हैं, वो सारी एनर्जी के फोटोन हीलियम प्लस एमिट कर सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना है यार। आपका 6 से 1, हीलियम का 12 से 2, लिथियम प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 3 18 and 1 into 3 3, so 18 3 का गैप इज इक्विवेलेंट टू 12 2 का गैप इज इक्विवेलेंट टू 6 1 का गैप। इससे ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के एमिशंस के दौरान जितने भी फोटॉन्स जिस एनर्जी के भी निकलते हैं, वो सारी एनर्जी के फोटॉन हीलियम प्लस भी निकाल सकता है, लिथियम प्लस 2 भी निकाल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है, वो हर एमिशन स्पेक्ट्रम का, हर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के एमिशन स्पेक्ट्रम का सबसेट होता है। यानी तुम्हारे अंदर जितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, वो सारी स्पेक्ट्रल लाइन हम भी बनाएंगे और हम भी बनाएंगे, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी जो तुम नहीं बना पाओगे। एग्जाम्पल, इसका 3 से 2, किसका? हीलियम प्लस का 3 से 2, तुम्हारा कौन सा होगा बताओ? हाइड्रोजन का। डिवाइड ही तो करोगे, जब 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब मेरा 3 से 2 का ट्रांजिशन तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा कोई भी हो वो मेरे अंदर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मुझ तक आने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, और इंटीजर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से हमेशा इंटीजर ही आता है। तो अल्टीमेटली तुम्हारे सारे ट्रांजिशन मैं तो दिखा सकता हूं सेम एनर्जी के, लेकिन मेरे ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशन होंगे जो तुम्हारे अंदर नहीं हो सकते। इसलिए तुम जितने फोटॉन एमिट करोगे वो सारे फोटॉन मैं भी एमिट कर सकता हूं, लेकिन मैं कुछ ऐसे भी ट्रांजिशंस के दौरान फोटॉन एमिट कर सकता हूं जो तुम एमिट नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम किसी भी हाइड्रोजन लाइक एमिशन स्पेक्ट्रम का सबसेट माना जाता है। हाइड्रोजन की जितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी वो सारे लोग बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों के अंदर कुछ ऐसी भी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं जो हाइड्रोजन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बना नहीं सकता। यानी ये जो इक्विएनर्जी ट्रांजिशन, इस इक्विएनर्जी ट्रांजिशन का अब अगर तुम दिमाग लगाना, तुम कहोगे सर वो आप कह रहे थे एनर्जी लेवल डायग्राम आखिर तक आएगा काम, यहां तो कोई काम नहीं आया, थोड़ा बहुत आया, इसका और अच्छा काम देखिए आप। मुझे इन सारे ट्रांजिशंस को अगर मैं ध्यान से देखूं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं ध्यान से देखूं, तो मुझे एक बात और समझ में आती है। हाइड्रोजन के जो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, वो हीलियम प्लस के दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर होती है। आप समझिए, 2 से मल्टीप्लाई तो करना है। समझो इस बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि भाई हाइड्रोजन का आपका पहले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तुमने बताया सर टोटल एनर्जी -13.6 eV होती है, तो काइनेटिक एनर्जी +13.6 eV होगी। बिल्कुल सही, लेकिन इससे एक बात और पता चल गई कि हीलियम प्लस के सेकंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन नाच रहा है तो उसकी भी काइनेटिक एनर्जी यही होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का पहला और हीलियम प्लस का दूसरा, लिथियम प्लस 2 का तीसरा, बेरिलियम प्लस 3 का चौथा ऑर्बिट सेम एनर्जी के होते हैं, एंड दिस इज इक्विएनर्जी ट्रांजिशन। अब आप सोचिए कितना अच्छा एक मुश्किल सवाल देने जा रहा हूं तुमको, अगर सर इसमें बहुत कैलकुलेशन है, ये सब सवाल थोड़ी ना पूछा जाएगा। आप सुनिए जरा, बेरिलियम प्लस 3 के आपको एक ऑर्बिट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 24वां ऑर्बिट ले लेते हैं। बेरिलियम प्लस 3 के 24th ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन नाच रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? खत्म हो गए हम, दर्द ही शुरू। सर ये तो बहुत मुश्किल है, आप जरा अकल तो लगाइए। बेरिलियम प्लस 3 के 24वें ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि उसकी जो भी टोटल एनर्जी होगी वो वही होगी जो हाइड्रोजन के छठे ऑर्बिट में नाचने वाले इलेक्ट्रॉन की होगी? क्योंकि बेरिलियम का Z4 होता है। यानी तुम्हारा 24th वो सेम एनर्जी हाइड्रोजन का 6th। और क्या हमने 6 की लेवल एनर्जी याद कर रखी है? हाँ सर याद कर रखी है, तो वही आंसर लिख दो ना यार, तुम्हें 24वें तक जाने की जरूरत क्या है? एंड दिस इज इक्विएनर्जी ट्रांजिशन एंड दिस इज स्मार्ट कैलकुलेशन। लेकिन इसके लिए फिर यही सब चीजें हैं। सर आप थोड़ा सा समझा दीजिएगा, हम चीजों को याद कर लेंगे, रात में घोटेंगे, अगले दिन आप सवाल करने के लिए दे दीजिएगा, 2-4 सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी, रट जाएगा ये चैप्टर, कैलकुलेशन से कम बच जाएगा। इसमें ये कि हिट एंड ट्रायल लगाओ, कुछ नहीं करना, बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम का यहां पर भी इस्तेमाल हुआ है, आप समझिएगा। अगर आपको 7 लेवल की एनर्जीज याद हैं तो सिर्फ वो 7 नहीं है, वो कितनी भी बन जाएंगी, आपको सिर्फ Z से मल्टीप्लाई करना है, जिसका भी पूछा जाएगा उसका आंसर निकाल ले। लिथियम प्लस 2 के 9th ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी बताइए। अगर इलेक्ट्रॉन नाच रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए। सब लोग सोचते हैं सर इसमें तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ना नहीं करनी ना यार। लिथियम प्लस 2 का अगर कोई इलेक्ट्रॉन 9th ऑर्बिट में है तो इनडायरेक्टली हाइड्रोजन के अंदर अगर वही इलेक्ट्रॉन 3rd ऑर्बिट में होता तो सेम एनर्जी का होता, इक्वल एनर्जी, 3 से डिवाइड कर दिया। लिथियम प्लस 2 का Z3 होता है, 3 से डिवाइड कर दिया। और 3rd ऑर्बिट की एनर्जी कहां से लाओगे सर? ये तो फंस गए, निकालना तो पड़ेगा, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। नहीं भाई, याद कर रखी है 7 लेवल, सारा काम खत्म। समझ पाए बात को? थोड़ा सा और एक परेशानी पर और आते हैं, हालांकि
ये परेशानी जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती। यहाँ पर ना एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हालांकि ये सब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब क्लास की बात करेंगे। ये बड़ा नॉर्मल सा ही है जो डायग्राम तुम्हारे सामने बनाया गया, लेकिन कभी भी किसी भी बुक में या कहीं पर भी इस तरह से समझते नहीं है ना, बच्चा खुद समझने की कोशिश करता। आप इसको समझिए ज़रा। ये जो मैंने तुम्हारे सामने डायग्राम बनाया है, ये एक हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम बनाया, ये अपने हिसाब से समझना ज़रा क्या मतलब। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, ये वो लाइनों का या स्पेक्ट्रल लाइंस का गुच्छा है जो लाइमन सीरीज को बिलोंग करता है। अकल लगाते हैं जरा। अब देखिए फिर से एनर्जी लेवल डायग्राम का फायदा। क्या तुम्हें ये याद आ रहा है? नहीं भी याद आ रहा है तो मेरी बात सुनना। क्या तुम्हें ये पता है कि जो हमारी लाइमन सीरीज होती, उस लाइमन सीरीज में जो हमारा N1 होता है वो हमेशा 1 होता है। यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कूदना उसको 1 पर है, बात खत्म। 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, कहीं से गिरो 1 पर। यानी N2 की वैल्यू वो 2 से लेके इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन N1 की वैल्यू 1 होगी। ये क्लियर? दैट फोटॉन्स, दोस फोटॉन्स जो कि इन ट्रांजिशन से निकल के आ रहे हैं, दोस फोटॉन्स बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज। तो कोई पलट के पूछे, यार ये बता दो लाइमन सीरीज को बिलोंग करने वाले फोटॉन की मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी? तो मैंने कहा ये तो अब तो बड़ा आसान है, सारे एनर्जी लेवल डायग्राम याद कर रखे हैं। मैक्सिमम एनर्जी उस फोटॉन की होगी जो सबसे लंबी कूदी से गिरेगा, सबसे लंबी कूदी, क्योंकि वही एनर्जी गैप सबसे बड़ा होगा। और सबसे लंबी कूदी इंफिनिटी से 1 पर हो। गिरना तो 1 पे ना, लाइमन सीरीज की बात हो रही है, गिरना तो 1 पर ही है। यानी सबसे लंबी कूदी होगी इंफिनिटी से 1 की, और इंफिनिटी पे एनर्जी 0 थी, तुमने याद किया है। और G1 लेवल पर जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, उसकी एनर्जी 13.6 माइनस में थी। द डिफरेंस इज 0 माइनस 13.6 एंड दैट इज 13.6। सो द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटॉन जो कि लाइमन सीरीज को बिलोंग करता है, इट शुड बी 13.6। इसको जरा समझने की कोशिश करना। ये जो 13.6 लिखा है, मैंने उस फोटॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम। अच्छा फिर सर ये भी बता दीजिए लाइमन सीरीज को बिलोंग करने वाले फोटॉन की मिनिमम एनर्जी क्या होगी? तो मैंने कहा यार ये भी बड़ा आसान है, जो गैप सबसे छोटा होगा वो निकाल लेना, और जो सबसे छोटा गैप होगा, गिरना तो 1 पे है, तो सबसे छोटा गैप 2 से 1 होगा, तो 2 से 1 का गैप सर वो कैसे निकालोगे? फिर फंस गए। अरे एनर्जी लेवल डायग्राम यार, 2 की एनर्जी याद कर रखी है, 1 की याद कर रखी है, माइनस कर दो, माइनस कर दिया, वो आ गया 10.2। मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूं कि ये 10.2 और 13.6 ये वो डिफरेंस है या ये वो रेंज है जिस रेंज के फोटॉन्स हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज को बिलोंग करते हैं। तुमको सर इन सब चीजों का फायदा क्या है? आप जबरदस्ती ये सब चीजें याद करवा रहे हैं। मैं तुम्हें एक सवाल बताऊंगा, उस सवाल के बाद तुम्हें बात पता चलेगी। अब बामर सीरीज पे आते हैं। सब जानते हैं इस बात को कि सर बामर सीरीज तो हमने सुन रखा है। बामर सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें N1 की वैल्यू वो 2 होती है, और जो N2 होता है वो 3 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। दैट इज बामर सीरीज। ये मेरी बामर सीरीज होती है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो बाल्मर सीरीज है, इस बाल्मर सीरीज के अंदर जो फोटॉन निकल के आ रहे हैं या इस सीरीज को बिलोंग करने वाले जो फोटॉन्स हैं, उनकी मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी? अब वो मैक्सिमम एनर्जी निकालने के लिए कूदी सबसे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन नीचे वाला लेवल तो फिक्स कर दिया तुमने 2, तो फिर सबसे ऊंचा वाला लेवल कौन सा होगा? इंफिनिटी। यानी इंफिनिटी से 2 का जो गैप होगा, वो जो फोटॉन निकलेगा वो सबसे बड़ी एनर्जी का होगा। सब याद कर रखा है। इंफिनिटी 0 होता है और 2 का लेवल -3.4 होता है। पीछे चेक करो, -3.4 है, यानी डिफरेंस इज 3.4। यानी ये कंफर्म हो गया कि बामर सीरीज को बिलोंग करने वाले फोटॉन की मैक्सिमम एनर्जी 3.4 है और मिनिमम एनर्जी 3 से 2 का गैप, गिरना तो 2 पे है, तो जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट गैप होगा एनर्जी का, दैट विल बी 3 to 2। 3 to 2 का गैप आप माइनस करके देखिए, 3 याद कर रखा है, 2 याद कर रखा है, दोनों को डिफरेंस करिए 1.89। क्या बताना था मुझे कि बामर सीरीज को बिलोंग करने वाले फोटॉन की जो रेंज है एनर्जीज की, वो 1.89 से बड़ी और 3.4 से छोटी। यानी इस गैप को बिलोंग करने वाले या इस रेंज को बिलोंग करने वाले जितने फोटॉन्स होते हैं वो बामर सीरीज को बिलोंग करते हैं। तुमको कि सर इसका बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा है, या आप जबरदस्ती याद करवा रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा? अब मैं तुम्हें वो फायदा दिखाता हूं जो IIT के पेपर में सवाल बन चुके हैं। हमसे सवाल ये पूछता है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं हम तो बुक्स की बात कर रहे हैं, बुक्स ये कहती हैं कि जब इस तरह का सवाल आए तो हिट एंड ट्रायल लगाया करो। तो मैंने कहा किस तरह का सवाल? वो कह रहा है ये बताइए, हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में एक फोटॉन निकल के आ रहा है जिसकी एनर्जी 5.67 EV है। आप बताइए, ऐसे कुछ बोल रहा हूं मैं, समझ लो, एक फोटॉन निकल के आ रहा है हाइड्रोजन के एमिशन में जिसकी एनर्जी गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए वो किस कूदी से निकला है, वो कौन सा ट्रांजिशन है जिस ट्रांजिशन में वो फोटॉन एमिट हुआ हो। अब इसमें फिर एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है? एनर्जी आपने फोटॉन की दे दी, ये ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो जंप कौन से लेके कहां तक। इसके अलावा इस बार फिर 2 अननोन है, ऊपर वाला लेवल और नीचे वाला लेवल। इन 2 अननोन्स को सिर्फ इस गैप से कैसे निकालूंगा? बिकॉज फोटॉन की एनर्जी दे रखी है, दैट मींस द डिफरेंस इज गिवन।
और अगर ये डिफरेंस दे रखा है तो आपको सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है कि ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल की एनर्जी का डिफरेंस क्या है। इसका मतलब ना आपको ऊपर का लेवल पता है ना नीचे का लेवल पता है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वो लेवल कौन कौन से हैं। तुम बताओ एक इक्वेशन से दो अननोन कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो फिर इसमें बुक्स क्या कहती हैं? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल लगा करो भाई। एग्जाम में हिट एंड ट्रायल उस बच्चे के साथ जो आईटी का पेपर दे रहा है, जिसके हाथ पैर पहले ही फूले हुए हैं, जो पहले ही थक चुका है पेपर करते करते, उसके सामने ये बोला जा रहा है हिट एंड ट्रायल लगाओ, पहले N1 ये रख देना, फिर N2 ये रख देना, अगर एनर्जी का गैप फोटोन की एनर्जी के बराबर आ जाए तो टिक कर देना। उसने कहा नहीं आया, तो उसने कहा दूसरा सॉल्व करो, दूसरा ऑप्शन चेक करना। उसने कहा यार ये भी नहीं आ रहा। सोचिए टाइम कितना निकल रहा है, हाथ पैर वैसे ही हिल रहे हैं, घंटी बजने का टाइम हो गया, यहाँ सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, वो भी वो जो हमें आते थे यार ये तो हम कर लेंगे, लेकिन इसमें टाइम कितना खर्च हो रहा है यार। अब तुम अकल लगाना फिर से। क्या ये जो तुम्हारे सामने मैंने बनाया, ये जो लाइनों का गुच्छा है, ये लाइमन सीरीज को बिलोंग कर रहा है। सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। ये जो लाइनों का गुच्छा है, ये वो स्पेक्ट्रल लाइन से जो बामर सीरीज को बिलोंग कर रही है, उन फोटॉन्स के लिए बनाई गई। और ये लाइनों का गुच्छा जो सफेद वाला, ये तुम्हारा होमवर्क है। हम जब क्लास में मिलेंगे, पहली बार जब मिलेंगे, तो मैं तब भी तुमसे पूछूंगा कि जिन लोगों ने डेमो लेक्चर अटेंड किया है, क्या उन्होंने मेरा ये होमवर्क किया है या नहीं। समझना जरा इस बात को। होमवर्क ये है कि जिस तरह से मैंने लाइमन और बामर के बारे में तुम्हें बताया, उसी तरह से बास्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड या हम्फ्री सीरीज, जो भी सीरीज हमारी, उनके लिए ये डायग्राम तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, जरा समझना। बास्चन सीरीज के लिए मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन ये, और मिनिमम एनर्जी का जो फोटोन आएगा वो व्हाइट सीरीज कहां खत्म हो रही है? 0.66। रेड वाले ब्रैकेट को बिलोंग कर रहे हैं, और जो ब्लू वाले हैं वो पीफर्ड को बिलोंग कर रहे हैं। मैंने अपने हिसाब से डायग्राम बनाया, लेकिन मैं बताऊं मेरा पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि अगर आपने ये डायग्राम याद किया है तो कुछ क्लियर कट रीजन याद किए जा सकते थे। क्या क्लियर कट रीजन याद किए जा सकते थे? तुम जरा समझना। मैं लिखने जा रहा हूं कि 10.2 से लेके 13.6 तक अगर किसी फोटोन की एनर्जी है तो आपको दिमाग नहीं लगाना, इट बिलोंग्स टू लाइमन। अब तुम बताओ सर इससे क्या फायदा हो गया? लाइमन सीरीज, हमसे ये तो ना पूछा गया था कि लाइमन सीरीज को बिलोंग करता है। अरे तुमसे ये तो पूछा गया था कि वो ट्रांजिशन कौन सा है। तो अगर लाइमन सीरीज का पता चल गया तो कम से कम और कुछ नहीं तो N1 तो पता चल गया, क्योंकि लाइमन सीरीज का N1 तो 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये लेवल गैप्स या ये स्पेक्ट्रम आपने घर पर मेहनत करके सीखा है, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में तो आपने देख ही लिया था, मजदूरी करने गए थे, मजदूर बन के लौटा है, कुछ हुआ ही नहीं। आपने घर पे मेहनत की, ये सब स्पेक्ट्रल डायग्राम्स वगैरह सब घर पे बनाए थे, खूब समझा था, खूब दिमाग लगाया था, और उसके बाद इसका निचोड़ याद किया था। और निचोड़ ये है कि 10.2 to 13.6 any photon that in case of hydrogen emission spectrum it belongs to Lyman series, and if it belongs to Lyman series the N1 is fixed and that N1 should be 1। और अगर N1 की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि मेरा वो फोटोन जो एमिट हो रहा है, वो फोटोन किस ट्रांजिशन से निकला? उस ट्रांजिशन से निकला जिसमें वो गिरा कहीं से भी, लेकिन गिरा 1 पर। हो सकता है उन 4 ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें N1 की वैल्यू 1 दे रखी हो। कम से कम आप कुछ कैलकुलेशन से तो बच ही जाएंगे। और दूसरा, सर अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन ऐसे हुए जिसमें N1 1 दे रखा है तो क्या करेंगे? अरे तो तुम्हें N1 की वैल्यू तो पता ही है 13.6, आपको इलेक्ट्रॉन की, फोटोन की एनर्जी भी दे रखी है, और वो जो फोटोन की एनर्जी दे रखी है, उस फोटोन की एनर्जी और इस N1 की एनर्जी को यूज करके आप ऊपर वाले लेवल की एनर्जी निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे वाले लेवल का गैप ही तो फोटोन की एनर्जी होगी जो उसने सवाल में दे रखा है। और जैसे ही उसे ऊपर की एनर्जी मिलेगी, आप एनर्जी लेवल डायग्राम से कंपेयर करके ऊपर वाले लेवल की एनर्जी भी पता कर लेंगे, ऊपर वाले लेवल का नंबर भी पता कर लेंगे, और आपको बिना कुछ किए, बिना हिट एंड ट्रायल लगाए, आपको इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। यानी मैं तुम्हें क्या याद कराना चाह रहा था? मैं तुम्हें यह याद कराना चाह रहा था कि ये जो फोटॉन्स आपने निकाले, ये सारे फोटॉन्स ऑब्वियसली सारे बच्चे निकाल सकते हैं, लेकिन इन फोटॉन्स या इन एनर्जीज को अगर मैं पहले से याद करके गया और इस स्पेक्ट्रल लाइंस को या इस एमिशन स्पेक्ट्रम को समझ के गया, तो मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो यहां लिख सकता हूं। वो ये है कि 10.2 से लेकर 13.6 को बिलोंग करने वाला हर फोटॉन लाइमन सीरीज को बिलोंग करेगा, यानी N1 की वैल्यू 1 होगी। ये पहले से याद कर रखा है। अभी मैंने तुमसे सवाल पूछा था कि 5.67 EV का फोटॉन कब निकलेगा। आप सोचिए वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, 4 ऑप्शन भी देगा, उसमें चौथा ऑप्शन होगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो वहां तक कैसे पहुंचोगे? जब वो बोल रहा है 5.67 तो लोग क्या सोचेंगे? अरे निकला ही होगा यार, चलो पहला ऑप्शन ट्राई मार लेते हैं, दूसरा हिट एंड ट्रायल मार लेते हैं। जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो सीधी सी बात जानता है कि सर 3.4 से लेके 10.2 के बीच में घनघोर सन्नाटा है।
यहां कोई स्पेक्ट्रल लाइन नहीं है, और अगर यहां स्पेक्ट्रल लाइन नहीं है तो इसका मतलब 3.4 ईवी से बड़ा और 10.2 ईवी से छोटा अगर कोई एनर्जी का फोटोन दिया जाए तो वो हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में एमिट ही नहीं हो सकता। आंसर शुड बी नेवर पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नन ऑफ दीज। लेकिन आपको हिट एंड ट्रायल लगाने के चक्कर में 3 ऑप्शन, अपना वक्त 15 मिनट बर्बाद नहीं करना। ये तो आपने पहले से याद कर रखा। अब सोचो एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेता हूं जिसमें वो फोटोन एमिट हो रहा है। वो कह रहा है बताइए ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी 3.0225 ईवी है, बताइए किस सीरीज को बिलोंग करता है। अब तुम वहां निकालने थोड़ा बैठोगे हिट एंड ट्रायल लगा के, ये 3.0225 कैसे आएगा? तुम्हें पता है 3.0225 वो इस गैप को बिलोंग करता है, इस लेवल को बिलोंग करता है यहां, क्योंकि 3.4 से बड़ा छोटा और 1.89 से बड़ा, दैट इज 3.0225। और वो जो 3.0225 है वो 3.0225 आपको यहां मिलेगा। और अगर वो यहां मिलता है तो आप सीधे लिख के आइएगा, सर हमने पहले से याद कर रखा है 1.89 से लेके 3.4 ईवी का कोई भी फोटोन हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज को बिलोंग करेगा, और बामर सीरीज को बिलोंग करने वाले फोटोन के लिए N1 फिक्स होता है एंड दैट इज 2। कितना आसान हो गया आपके लिए। यानी पहला पॉइंट ये याद कर लेते हैं कि यहां से यहां क्या का फोटोन किसको बिलोंग करेगा। दूसरा वो घनघोर सन्नाटे वाला पॉइंट भी याद करते हैं, क्योंकि इस घनघोर सन्नाटे से रिलेटेड सवाल आया तो मेहनत ही नहीं करनी, सीधे लिख के आएंगे, पॉसिबल ही नहीं, भाड़ में जाइए आप। तीसरा इस सीरीज इस गैप को याद करते हैं, क्योंकि इस गैप को बिलोंग करने वाला फोटोन बामर को बिलोंग करेगा। चौथा ये फिर एक घनघोर सन्नाटा नजर आता है, देखिए आप, ये घनघोर सन्नाटा, इस घनघोर सन्नाटे को बिलोंग करने वाला फिर से कोई फोटोन एमिट नहीं होगा, फिर वो बेवकूफ बनाने के लिए दे देगा। 1.723 ईवी का एक फोटोन निकल के आ रहा है, 1.732 ईवी का जो फोटोन निकल के आ रहा है, बताइए वो किस सीरीज को बिलोंग करता है। तो साफ समझ में आता है 1.732 ईवी का फोटोन एमिट ही नहीं होगा। और अगर वो एमिट ही नहीं होगा पता कैसे चलेगा, तो याद करके थोड़ी ना गए, लेकिन मैंने ये स्पेक्ट्रल डायग्राम बड़ा अच्छी तरह से याद कर रखा है, मुझे पूरी पिक्चर क्लियर है, कहां से लेके कहां तक कौन, कहां से लेके कहां तक सन्नाटा, कहां से लेके कहां तक किस सीरीज को बिलोंग करता है। मेरे ये सवाल चुटकियों में हो जाएंगे, मुझे कैलकुलेट तक नहीं करना और अपना वक्त नहीं बर्बाद करना, जो उस टाइम पर एग्जाम के टाइम पर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। और तुम्हें वो टाइम अगर तुमने 3 घंटे का सही से मैनेज कर लिया तो उन बच्चों से भी आगे निकल जाओगे जो तुमसे ज्यादा कई 2-3 सालों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि वो इस तरह के सवालों में उलझ गए थे। वो एग्जाम में मेहनत कर रहे थे, तुम यहां मेहनत कर रहे थे, बस इतना फर्क। यहां पर एक बात और बताना चाह रहा हूं, हालांकि वक्त की कमी है और सच कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये चैप्टर पूरा कवर करेंगे, लेकिन फिर भी एक पॉइंट है जो सिर्फ तुम्हें हल्का सा बताना चाह रहा हूं, वो ये है जो तुमने सुना भी है, वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मैं तुम्हें ज्यादा डिटेल में अभी नहीं समझाऊंगा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताऊंगा तुम्हें परेशानी क्या है और इस सवाल का ओरली आंसर निकालने का तरीका क्या है। ये देख लीजिए आप जरा। तुम्हें पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो हमसे ये तमाम बार सवाल पूछे गए हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालिए, एक हाइड्रोजन लाइक सिस्टम है, r डिस्टेंस पर v वेलोसिटी से घूम रहा है, बताइए इस फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी, सॉरी इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी। तो हमने कहा यार डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए कुछ कुछ याद तो आ रहा है सर, वो 2-4 फॉर्मूले थे, मैं तुम्हें फॉर्मूला दिखा देता हूं, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ध्यान आ जाएगा देखकर कि सर एक फॉर्मूला बिल्कुल याद आ गया, h/p h/mv से निकाला जाता था। अब जरा मुझे सोच के बताना, क्या h पता है हमें? हाँ सर हमें याद तो नहीं आ रहा, लेकिन हमने सुना है h इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी कुछ वैल्यू होती है, लेकिन सर गंदी होती, ये तो याद आ रहा है गंदी होती। चलिए ठीक है, इतना ही बहुत है। नीचे मैं मास दे रहा हूं सर, ये भी ना हमने सुना है ये फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन का मास है और इलेक्ट्रॉन का मास भी कोई बहुत अच्छा नहीं होता सर, ये भी गंदी वैल्यू होती। चलिए जो भी होती, ये बताइए वेलोसिटी कहां से लाएंगे सर? ये तो गंदा है, लेकिन हमने याद आ रहा है हमें ये बात, बोर ने हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालना सिखाया था सर, वो वाला फॉर्मूला ले आएंगे। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा सर, वो फॉर्मूला ले आएंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे इस इलेक्ट्रॉन की और उस वेलोसिटी को यहां पुट कर देंगे। अरे भाई जरा समझो बात को, h की वैल्यू तुमने बोला गंदी, मास तुम कह रहे हो इलेक्ट्रॉन का गंदा होता है, वेलोसिटी बोर ने बताई वो और गंदी होती है, सारी वैल्यू डालोगे तो ये लैम्डा निकालते वक्त शाम हो जाएगी, बहुत टाइम निकल जाएगा, इतना टाइम नहीं है। हालांकि फिर वही है, कैलकुलेशन तो करनी है हमें, कैलकुलेशन हमें अपनी स्ट्रांग भी करनी है, लेकिन जहां जहां बचा सकते हैं वहां तो बचाए ना। चलिए ठीक सर, एक हमने और फॉर्मूला पढ़ा, बेकार में बेवकूफ बना रहे हैं, हम तो दूसरे फॉर्मूले से कर लेंगे। मैंने कहा चलिए आप दूसरा लगाइए, ये लीजिए दूसरा फॉर्मूला 2, अरे सर ये तो आसान, 2 तो अपना आदमी, पाई, अच्छा पाई हमारा कांस्टेंट है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं, हालांकि कांस्टेंट गंदा होता है, उसकी वैल्यू भी गंदी होती है, लेकिन चलिए ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। आर कहां से लाओगे सर? वो बोर ने आर निकालना सिखाया था, वहां से लेके आएंगे। चलिए वहां से ले आइएगा, आर की वैल्यू पुट करिएगा, एन रखिएगा, सॉल्व करिएगा। कैलकुलेशन तो इसमें भी, हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो सर, इससे तो कम लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन तो इसमें भी। आप क्या करें सर? सर मैंने एक फॉर्मूला ये भी सुना है, एक फॉर्मूला ये भी सुना है,
सर मैंने ये भी सुना है कि उस इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी पता हो तो यहां पुट करके निकाल लेंगे, और काइनेटिक एनर्जी तुमने याद कर रखी। अरे सर छोड़िए वो बकवास, आज काम नहीं आएगी। क्यों सर? काइनेटिक एनर्जी अगर याद भी कर रखी है आपने, एनर्जी लेवल डायग्राम से हमने सिखा दिया, तो एच और एम तो रखना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा, बैंड बच जाएगी सर। बात तो सही, मुश्किल तो काम है, लेकिन तुम सोचो अगर इसी बात को मैं तुमको ये बताऊं कि भाई साहब ये आपका पेन है, इस पेन को रख दीजिए और आप मुझसे ये पूछिए कि किस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन चल रहा है और किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, आपको निकालना क्या है? आप आदमी का तो नाम बताएंगे कि हाइड्रोजन है या हीलियम प्लस है या क्या, हाँ वो हमसे ले लीजिए, वो बता देंगे आपको, जेड पता चल जाए। मैं आपको ओरली बता दूंगा कि उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितनी। सर ये तो कमाल हो जाएगा, इतने सारी गंदगी से बच जाएंगे। ओरली कैसे कर सकते हैं काम? एक छोटी सी चीज है, जरा मुझे एक सेकंड के लिए मेरी बात सुन लो। वो ये है कि ये जो आपने चौथा फॉर्मूला लिखा है, मैं इस चौथे फॉर्मूले को जरा सा तुम्हारे सामने, बस 2 मिनट की मेरी बात और सुनो, मैं जरा सा तुम्हारे सामने एक बात करने जा रहा हूं कि अगर आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला, एक बात और ध्यान रखना, ये फोटॉन की वेवलेंथ नहीं है, ये मैटर वेव की वेवलेंथ है। फोटॉन की वेवलेंथ अलग थी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड थी। ये मैटर वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा डिफाइन की जा रही है, और ये लैम्डा मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो ये लैम्डा, मैं इस फॉर्मूले से सिर्फ तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, ये गंदा फॉर्मूला भी तुम्हारे सामने आया था, मैं ये लिखना चाह रहा हूं सिर्फ, और मैं बस 1 मिनट का तुम्हारा टाइम लूंगा, तो मेरी बात समझना। क्या तुम्हें ये पता है कि हाइड्रोजन के केस में, मैं अभी सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन के केस में अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में नाच रहा है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालें? इस फॉर्मूले से निकालते हैं, हालांकि गंदा है लेकिन फिर भी 1 सेकंड का काम। ठीक, क्या है सर? ये एच रख दीजिएगा, चलिए हम रख देंगे, बहुत बढ़िया, बाद में रखेंगे, देखा जाएगा। सर मास वास रख देंगे, हाँ रख देंगे। सर काइनेटिक एनर्जी मैं बता रहा हूं आपको 13.6 होती है। मैं यूनिट कन्वर्जन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें एक चीज समझाने के लिए, ऑब्वियस है ऊपर जूल में बात चल रही है एच की यूनिट में और नीचे ईवी है, तो कन्वर्जन तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि अगर आप हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में चलते हुए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी 13.6 रखेंगे। सर आपको कैसे पता चला? मैंने याद कर रखा है ना यार, टोटल एनर्जी माइनस 13.6, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में 13.6, सो अल्टीमेटली ये 13.6 मैंने यहां पुट कर दिया। सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हें एक चीज समझाने के लिए इसको एक्स मान लेते हैं, सिर्फ समझना जरा। सर ये बताइए अगर हाइड्रोजन के अंदर वही इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में होता तो क्या करते आप? ये लीजिए, तब ये करते h/√2m 3.4। सब लोग एग्री करते हैं ये 3.4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर सेकंड ऑर्बिट की टोटल -3.4 होती है तो काइनेटिक प्लस में 3.4 होगी। अब जरा एक चीज ध्यान से देखना, 3.4 इज 13.6 डिवाइडेड बाय 4, यानी ये 3.4 वैल्यू 13.6 की चौथाई है। तो अगर मैं इस 3.4 की जगह 13.6 डिवाइडेड बाय 4 रख दूं तो भी काम चलेगा। वो 4 अंडर रूट में है, वो अंडर रूट के बाद ऊपर चला जाएगा 2 बनकर, और जरा समझना इट विल बी 2x नाउ। 1 सेकंड और बस, ये लैम्डा थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन नाच रहा होता तो इसी फॉर्मूले से √2m 1.51 से निकाला जाता, और तुम्हें पता होगा 1.51 13.6 का 1/9 होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं यहां पर 13.6/9 रख दूं तो भी बात ठीक है। वो 9 अंडर रूट में है, वो 9 अंडर रूट में नीचे 3 बनकर ऊपर चला जाएगा। नाउ दिस वैल्यू विल बी 3x। यहां तो 3x देखो समझ में आ गया क्या कर रहा है हमने? कुछ भी नहीं, यहां 13.6 डिवाइडेड बाय 9 रख दिया, और जैसे आपने इसको 9 रखा, 9 अंडर रूट में था, वो 3 बन गया, और वो डिवाइड में था इसलिए वो ऊपर चला गया, यानी 13.6 वहीं रह गया, और जो 9 था वो रूट का ऊपर जाके 3x बन गया। ये 3x का मतलब यही वैल्यू 3 टाइम्स यहां आ गई। मैं क्या बताना चाह रहा हूं? फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करते इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली अगर x है हाइड्रोजन के अंदर, तो सेकंड ऑर्बिट में मूव करते इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ डबल होती है, फिर ट्रिपल होती है, फिर 4 टाइम्स होती है। कितना आसान हो गया अगर मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता दूं कि x की वैल्यू 10/3 होती है। लीजिए सर, अब रखवा दीजिए हमसे पेन, और अब आप ये बताइए करना क्या है। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन 5वें ऑर्बिट में नाच रहा है, डी ब्रॉगली निकालो। हमने कहा सर पहले की 10/3, दूसरे की 20/3, तीसरे की 30/3, चौथे की 40/3 और 5वें की 50/3। ये लीजिए आपका 50/3 आंसर, खत्म। मुझे पेन भी नहीं लगाना। जिनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें ये गंदे 4 फॉर्मूले करने थे उसके लिए तुम्हें कुछ करना ही नहीं है यार, सिर्फ मेरी एक बात माननी है। मैंने तुम्हें ये दिखाया कि हाइड्रोजन के अंदर अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो एनर्जी वैल्यू जो वेवलेंथ आती है वो x मान लेते हैं, ठीक।
जब आपने सेकंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली कैलकुलेट की तो वो वेवलेंथ आपकी 2x निकल के आई। मैंने यहां पर 13.6 डिवाइडेड बाय 4 रख दिया, फिर मैंने यहां 13.6 डिवाइडेड बाय 9 रख दिया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर पहला x है, दूसरा 2x है, तीसरा 3x है, तो सिर्फ x तो बता दो सर, कितना आसान हो जाएगा जिंदगी। मैंने x की वैल्यू बता दी खुद कैलकुलेट करके, ऑलमोस्ट 10/3 आती। एंड इफ इट इज ऑलमोस्ट 10/3 देन इट विल बी 2x, दैट इज 20/3, 30/3, 40/3, 50/3। जो निकालना है निकाल लो यार, कुछ करना ही नहीं है अब इसमें। एक सेकंड की बात और सर, ये तो आपने हाइड्रोजन की बात की, जरूरी तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर ही नाच रहा हो सकता है हीलियम प्लस के अंदर नाच रहा हो, तो क्या करेंगे आप? अगर वो हीलियम प्लस के अंदर नाच रहा हो तो फिर मेरा वो एनर्जी लेवल डायग्राम काम आएगा। हाइड्रोजन के अंदर सोच लेना, मैं ये बात पूरी तरह से क्लियर करके नहीं जा रहा हूं, जब हम मिलेंगे तो इस बारे में दोबारा भी बात करेंगे। सोच के जवाब देना, अपने आप को जवाब देना। जितनी देर में जो तुमने किया है, अगर वो तुमने याद किया है तो तुम्हारे लिए बात कितनी आसान है। हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में नाचता है, उसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी होती, जो भी उसकी वेलोसिटी होती, क्या तुम इस बात से एग्री करते हो कि अगर वही इलेक्ट्रॉन हीलियम प्लस में सेकंड ऑर्बिट में होता तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सिमिलर होती? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वल एनर्जी। याद करो, इसका मतलब यह हुआ हाइड्रोजन के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन नाच रहा है उसकी एनर्जी अगर हीलियम प्लस के अंदर सेकंड ऑर्बिट में नाचने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर है, तो उन दोनों जगहों पर उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। यानी हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन की वो हीलियम प्लस के सेकंड ऑर्बिट में नाचने वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली के बराबर होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां तुमने ये 10/3 याद किया है, वो 10/3 हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में नाचने वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली हो सकती, लेकिन हीलियम प्लस के सेकंड ऑर्बिट में नाचने वाले की डी ब्रॉगली होगी। यानी समझना, दिस विल बी 10/3 फॉर हीलियम प्लस, लेकिन कौन से ऑर्बिट में नाचने वाले इलेक्ट्रॉन की? सेकंड। और सेकंड हमेशा पहले से दुगनी होती है, तो फिर पहला वाला क्या हुआ? 5/3 एंगस्ट्रॉम, 5/3, 10/3, 15/3, 20/3, सो ऑन। ओरली आंसर निकालते जाइए। सर एक बार लिथियम प्लस 2 और बता दीजिए, सुन लीजिए। पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन नाच रहा है हाइड्रोजन के अंदर, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लिथियम प्लस में तीसरे ऑर्बिट में नाचने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो वो जो डी ब्रॉगली तुम्हारी है वो लिथियम प्लस 2 के लिए तीसरे ऑर्बिट वाली डी ब्रॉगली होगी। इसका मतलब ये हुआ उस केस में दिस विल बी 10/3 एंड सिंस थर्ड इज 3 times of first, so first will be 1/3 of third, that is 10/9 angstrom. Now this will be 10/9, 20/9, 30/9, देख रहे हो 30/9, 40/9, so on. आप मुझसे ओरली सवाल पूछते जाइए, मैं आपको जवाब देता दूंगा। अब मैं आखिरी बात खत्म करने जा रहा हूं, जो सोच के सवाल देख के दिल दहलते हैं, वो ये है कि जब कभी मुझसे ये कहे कि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में नाच रहा है, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हीलियम प्लस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट में अगर नाचता, उस डी ब्रॉगली से सबट्रैक्ट करिए, डिवाइड करिए लिथियम प्लस 2 के अंदर छठे ऑर्बिट में नाचने वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली से, बच्चों का दिल दहल जाएगा। क्योंकि इस केस में आपको 3 बार डी ब्रॉगली निकालनी है, एक बार में तो बैंड बज जाती है, 3 बार कैसे निकालेंगे? सवाल सुनना, हाइड्रोजन के दूसरे ऑर्बिट में नाचने वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली को माइनस करना है हीलियम प्लस के चौथे से। अरे सर ये तो जीरो हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के दूसरा और हीलियम प्लस का चौथा सेम एनर्जी की चीज होती है, जिसे आप इक्व एनर्जी बोलते हैं। अल्टीमेटली दोनों जगहों पर नाचने वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली सेम होंगी, इसलिए लैम्डास को जब आप माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर तो जो भी आए लेकिन न्यूमरेटर जीरो आएगा। सो द आंसर इज लैम्डा ऑफ दिस माइनस लैम्डा ऑफ दिस विल बी जीरो। सो आंसर विल बी जीरो। आपको तीनों डी ब्रॉगलीज निकालने की जरूरत नहीं है, आप इस इक्व एनर्जी ट्रांजिशंस को यूज करके भी अपना काम कर सकते हैं। तो देखो ऐसा है कि जितना भी वक्त हमें मिला है इन बातों को जितना भी तुम समझ पाए, हालांकि ऑब्वियस है कुछ ऐसी चीजें हैं जो तकलीफ थी। सर ऐसा तो नहीं है कि हमारी सारी तकलीफ दूर हो गई। एक चीज तो तुम मानो, या एक चीज का तो हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट रखो कि जितने तुम्हारी तकलीफ, हम उन तकलीफों को समझते हैं और हमने उन तकलीफों पर काम किया है। अगर हम इत्मीनान से, तसल्ली से चीजों को समझेंगे तो तुम्हें हर चीज समझ में भी आएगी, तुम्हें जीरो लेवल से समझाया भी जाएगा और अल्टीमेटली तुम्हें हर चीज समझ में भी आएगी और कोशिश की जाएगी जिन जगहों पर तमाम कैलकुलेशंस या परेशानियां बाकी बच्चे फेस करते हैं वो एटलीस्ट तुम फेस ना करो। हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोगों को ये बातें कम समझ में आई, क्योंकि सर बड़ा पुरानी चीज है, रिवाइज नहीं कर रखी थी, बिल्कुल सही, लेकिन इतना तो समझ में आया कि चीजों को किसी और तरह से समझना भी चाहिए, किसी और तरह से मेहनत करके सीखना भी चाहिए। और जो चीज हमारे गुरुजी ने या हमारे मास्टर ने सीखी है, अगर वो सिखा रहे हैं तो उस पर तो जोर दे के बैठना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि वो चीजें हमें पक्का बहुत सारी चीजें या मुसीबतों से बचाने जा रही है।
तो देखो भाई, ऐसा है कि मेरे हिसाब से मुझे आज जो तुमसे बात करनी थी, हालांकि बातें तो यार बहुत करनी है, अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ऑब्वियसली जब क्लास में मुलाकात होगी तो बातें भी करेंगे, आप एक दूसरे को मोटिवेट भी करेंगे। इसमें मेरा तो मानना यही है कि यार टीचर के पास एनर्जी बच्चों से आती, बच्चे खुश रहते हैं, टीचर भी खूब एनर्जी के साथ पढ़ाता है, और टीचर का भी ये धर्म बनता है कि वो बच्चों के अंदर एनर्जी बनाए। इसलिए मेरा तो सजेशन है, हम लोग मिल के यार एक बार ट्राई मारते हैं, जम के कोशिश करते हैं। मैंने पहले भी बताया, अगर तुमने वीडियो देखा हो, मेरा सपना यही है यार। मैंने आज तक टॉप 10 में रैंक नहीं निकाली। मेरा सपना यही है कि इस बार की पढ़ाई के बाद मुझे टॉप 10 में कई रैंक्स मिल जाए। मेरा यही सपना है, और इसके लिए तो मैं तो जान लगाऊंगा, हर साल कोशिश करता हूं, इस साल और तुम्हारे साथ कोशिश करूंगा। अगर तुम में से कुछ लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जहां 19 तक पहुंच गए, जहां और अच्छी रैंक्स तक पहुंच गए, आप टॉप 10 में भी रैंक निकाल सकते हैं, आप टॉप 10 में भी मेहनत करके रैंक ला सकते हैं। तो मुझे आज आप लोगों से इतनी ही बातें करनी है। होपफुली आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो, कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आई होंगी। हम क्लास में इनको बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। थैंक यू सो मच।